वन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड 1 सेकेंड। और हम लोग 1 मिनट में सेशन शुरू कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, आई थिंक। ऑडिबल हूँ मैं आप लोगों को? ग्रेट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, यानी कि आप में से जिन लोगों ने भी पहले कभी ज्वाइन किया है, नहीं किया है कभी भी, तो ये सेशन हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल शुरू से, यानी कि स्क्रैच से शुरू हो रहा है ये। और हम लोग न्यूमरोलॉजी के बेसिक लेवल से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतने सारे मैसेजेस, 5:17। ओके, चलिए, ठीक है। प्लीज क्लोज द चैट। हाँ, चैट को क्लोज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पर्सनल पे कर देते हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होगा तो आप लोग पर्सनल पे मैसेज कर पाएंगे। आवाज मेरी ठीक आ रही है? दिखाई मैं दे रहा हूँ ठीक आपको? दोनों चीजें ठीक है? है ना? तो दोनों चीजें ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स, यानी कि प्लैनेट के बारे में जितना भी हम लोग समझ सकते हैं, उनके प्रिडिक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ न्यूमरोलॉजी के अंदर है, अंक ज्योतिष के अंदर है। प्रिडिक्शंस के तीन मेथड हैं प्राइमरीली। फर्स्ट इज अंक ज्योतिष, जहां पर हम प्लैनेट के सही यूज को बताते हैं। दूसरा है ज्योतिष, जहां पर हम राशि, नक्षत्र और हाउसेस को कनेक्ट करते हैं प्लैनेट से। प्लैनेट वहां पर कनेक्टर का काम करता है ज्योतिष के अंदर। तीसरा है हमारा पामिस्ट्री। पामिस्ट्री हमारे कर्मों को बताता है। हम लोग आज अंक ज्योतिष पढ़ेंगे। अंक ज्योतिष हमें सब कुछ बताएगा प्लैनेट के बारे में, कि प्लैनेट का हमारे जीवन में क्या रोल है। प्लैनेट के बारे में आपने जो भी चीजें सुनी होंगी, चाहे वो साढ़े सती हो, चाहे वो कोई दो राशियों, दो प्लैनेट का एक साथ बैठना हो, तो उससे क्या होता है, ये सारी चीजें हमें प्लैनेट से पता चलती है, जो कि अंक ज्योतिष के अंदर है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपने ज्योतिष में सुनी होंगी, जैसे साढ़े सती हो गया, या मंगल और राहु का अंगारक योग हो गया। ये सारे योग जो हैं, ये अंक ज्योतिष में काम करते हैं। प्लैनेट के बारे में जो भी शिवजी ने भृगु ऋषि को बताया था, वो सब कुछ अप्लाई होता है अंक ज्योतिष के अंदर। राशि नक्षत्र के बारे में जो शिवजी ने भृगु ऋषि को बताया था, वो अप्लाई होता है ज्योतिष के अंदर, जहां पर आपकी लग्न कुंडली बनती है। हम आज अंक कुंडली में अंक कुंडली बनाकर काम करेंगे। तीसरी चीज, जो शिवजी ने कर्म के बारे में बताया था भृगु ऋषि को, वो देखा जाता है आपके पाम के अंदर। और थोड़ा बहुत प्लैनेट का यूज भी पामिस्ट्री के अंदर होता है। तो अंक ज्योतिष एंड पामिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स। पामिस्ट्री में तत्वों का भी बहुत ज्यादा यूसेज है, तत्व और कर्म। पर हम सिर्फ अंक ज्योतिष की बात करें तो ये प्राइमरीली एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट है प्लैनेट के ऊपर, यानी कि प्लैनेट का संपूर्ण ज्ञान हमें अंक ज्योतिष के अंदर मिलता है। जब हम ज्योतिष पढ़ेंगे कभी, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि वहां पर सिर्फ कनेक्टर का काम क्यों है। ज्योतिष में आपको जितना भी डराया जाता है प्लैनेट का नाम लेकर, वो अलग है। ग्रेट। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक।
मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा, और कुछ जो पहले से बनी हुई पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलेंगी। पीडीएफ आपको सेकेंड क्लास के बाद मिलेगा। रिकॉर्डिंग डेली का आपको अप्रोक्सीमेटली लंच टाइम के आसपास मिल जाता है वहां से, है ना। तो ये होगा, आपको रिकॉर्डिंग डेली का मिल जाया करेगा, और पीडीएफ जो है ये भी मिल जाएगा। एक सेकेंड। तो शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। और आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसको ध्यान कर लीजिए। जो लोग लिख सकते हैं लिख लीजिए पेपर पेन पर। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को लिखना है आपने, जो भी आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, रियल डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो टाइम है, टाइम को नहीं लिखना होता है, पर आपका जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा रात को 12 बजे के बाद। रात के 12 बजे के बाद आपका टाइम चेंज हो जाएगा। रात के 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाएगा आपका। तो अगर आपका जन्म दिन, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस तो नहीं ब्रेक होना चाहिए, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। वॉइस ब्रेक में कोई दूसरा वो लगा लेता हूँ, परफेक्ट है। तो फिर वो उधर आपकी तरफ से होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। इधर तो परफेक्ट है। मेरी कुंडली ना इसके मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए मैंने तीन तीन अलग अलग कंपनी के फास्ट वो जो वाईफाई है ना वो लगाए हुए हैं। क्यों मैंने ऐसा किया होगा आपको पता चल जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप लोग, जो रात के 12 बजे कैलेंडर के साथ चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म किसी दिन, आज जैसे 14 जनवरी है, 14 जनवरी रात के 12 बजे तक 14 जनवरी ही रहेगा। 12 बजे वो 15 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका जन्म रात के 12 बजे के बाद हुआ है तो आप नेक्स्ट डेट को ही लेंगे, है ना। यानी कि इसमें कंफ्यूजन मत करिए, वो कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको कौन सा डेट लेना है। तो रियल डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप लोग। और आप में से कोई ऐसे तो नहीं है ना जिनकी दो दो रियल डेट ऑफ बर्थ है? ऐसे तो कोई नहीं होंगे। है कोई तो बता दीजिए। अरविंद शर्मा जी हैं। अरविंद जी वैसे कोई नहीं होता है, दो रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती है ना। फिर भी आप बता दीजिए वैसे, है ना। तो पहली रियल डेट ऑफ बर्थ कौन सी है आपकी? सर, लास्ट टाइम भी आपसे बात किया था जो मेरा जन्म जो 10 तारीख को। नहीं नहीं अरविंद जी, वो आपका ना जो जन्म का है सर्टिफिकेट वगैरह वाले को नहीं लेंगे, वो मुझे याद आ गया। तो उसमें हम फिर से टाइम लगाएंगे। आपका जब एक्चुअल जन्म हुआ है ना उसको आप लिखिए, सर्टिफिकेट वाले को मत लिखिए। ये तो लास्ट टाइम हुआ तो था बात आपसे। तो रियल डेट ऑफ बर्थ हर किसी का एक ही होता है, दो नहीं हो सकता किसी का भी। ठीक है ना, एक ही बार जन्म होता है। दो बार जन्म हो गया तो हम तो, मतलब या तो हम भगवान हैं या कुछ और हैं। देखिए आपको देखा देखी ये नारायण जी हैं, आपका हो सकता है नारायण जी, बताइए नारायण जी। हाँ सर, वो असली टाइम है वो। सुबह चार नहीं वो साढ़े छोड़ चार दीजिए। का। आपका दो बार जन्म, दो बार दो रियल डेट ऑफ बर्थ है या एक ही है? नहीं नहीं, वो एक ही है, वही है। तो फिर बस एक ही, उसी को लिखे ना। उसमें हम डिस्कस थोड़ी कर रहे हैं। उसको लिखिए अपने पेपर पेन से। जिनका दो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो चमत्कारी पुरुष मैं ढूंढ रहा हूँ, चमत्कारी पुरुष या महिला। वो तो नहीं है ना आप में से कोई, सब एक वाले हो। ठीक है, तो लिखिए, मैं यहाँ पर मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, 17 सितंबर 1950। ये हो गई मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो 17 है ये है डेट। 17 इज डेट। डेट को बोलते हैं बेसिक नंबर। डेट को बोलते हैं बेसिक नंबर।
तो ये डेट है, इसे बोलते हैं बेसिक नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसे मूल अंक। इस डेट को बोलते हैं बेसिक नंबर, हिंदी में बोला जाता है मूल अंक, मूलांक बोला जाता है हिंदी के अंदर। और ये या तो सिंगल डिजिट में होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या फिर डबल डिजिट में होता है। सिंगल डिजिट कौन सी हो गई? सिंगल डिजिट है डेट की। डेट कौन से है? 1 से 31 का जो कैलेंडर मंथ है, इसमें सारी डेट्स हैं 1 से 31 तक। सिंगल डिजिट कौन सी हो गई? 1 से लेकर 9, 10, 20 एंड 30, ये सिंगल डिजिट हो गई। 1 से लेकर 9, 10, 20 एंड 30, ये सिंगल डिजिट हो गई। ठीक है ना? डबल डिजिट कौन सी हो गई? 11 से लेकर 19, 21 से 29 एंड 31, ये हो गई हमारी डबल डिजिट। 11 से 19, 21 से 29 एंड 31। अगर आपकी डेट सिंगल डिजिट में है तो ये एज इट इज आपका बेसिक नंबर बन जाएगा। अगर आपकी डेट डबल डिजिट में है तो दोनों डिजिट को जोड़ के जो आंसर आएगा वो आपका बेसिक नंबर होगा। यानी कि अगर आपकी डेट है 21 तो 2 + 1 3 आपका बेसिक नंबर होगा। अगर आपकी डेट है 29 तो 2 + 9 11, 1 + 1 2, तो ये आपका बेसिक नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना बेसिक नंबर या मूल अंक लिख लीजिए। मूलांक बोलते हैं इसको, मूल अंक। ठीक है, ये आपका बेसिक नंबर हो जाएगा। और जब हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, यानी कि भाग्यांक। भाग्यांक बोलते हैं कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को जब हम जोड़ देते हैं उसे भाग्यांक बोलते हैं। यानी 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0, तो मोदी जी के का जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो आता है 32। 32 का मतलब हो गया 3 + 2 5, तो 5 मोदी जी का डेस्टिनी नंबर हो गया, यानी कि भाग्यांक। ठीक है ना, 5 इज भाग्यांक ऑफ मोदी जी। तो आप लोग अपना अपना भी वो करिएगा। 1 से लेके 9, 10, 20 एंड 30 ये सिंगल डिजिट है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है न्यूमरोलॉजी में। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो का कोई मालिक नहीं है ग्रहों के रूप में। जीरो की वैसे बहुत वैल्यू है, पर हमारे मेथड में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं यहां पर एक डेट लिखता हूं, उसका मुझे बेसिक और डेस्टिनी नंबर बताइएगा। पहली डेट है विराट कोहली की 5/11/1988, और दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 2025। तो विराट कोहली का बेसिक नंबर क्या है और डेस्टिनी क्या है बताइए। विराट कोहली का बेसिक और डेस्टिनी क्या है? बेसिक 5, डेस्टिनी 6 ना, 5 एंड 6। ग्रेट। तो बेसिक इज 5 एंड डेस्टिनी, इस सबको टोटल करेंगे तो 6 आएगा। और आज का क्या है? आज का क्या है? बेसिक 5। अच्छा, आज का भी सेम वही हो गया, ये क्या हो गया? चलिए अच्छी बात है। तो 5 एंड 6, बेसिक 5 एंड डेस्टिनी 6 आज का भी है और विराट कोहली का भी है। इसी तरीके से आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ का भी बेसिक और डेस्टिनी नंबर लिख लेंगे। बेसिक और डेस्टिनी नंबर लिख लेंगे। सर योर हेड इज कवरिंग द नंबर्स, ये लीजिए, मैं अपना सर हटा लेता हूं आपके रास्ते से। बेसिक और डेस्टिनी नंबर समझ में आ गया है ना? ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग? सपोर्टिव नंबर की तरफ जाएंगे। सपोर्टिव नंबर, सपोर्टिव नंबर क्या होते हैं? सपोर्टिव नंबर वो नंबर है जिनसे मिलकर आपका बेसिक नंबर बना है।
सपोर्टिव नंबर आर दोज नंबर्स फ्रॉम विच योर बेसिक नंबर इज फॉर्म्ड। यानी कि सपोर्टिव नंबर तभी एग्जिस्ट करेंगे जब आपका बेसिक नंबर डबल डिजिट में होगा। सिंगल डिजिट में तो वो खुद से ही बना हुआ है। तो डबल डिजिट में जो भी दो डिजिट्स हैं वो आपके सपोर्टिव नंबर होते हैं। यानी आपकी अगर डेट डबल डिजिट वाली है, डबल डिजिट वाली कौन सी है? 11 से लेकर 19, 21 से 29 एंड 31। सिंगल डिजिट वाली कौन सी है? 1 से लेकर 9, 10, 20 और 30। ये सिंगल डिजिट है। तो ये जो डबल डिजिट है इनमें दे आर सपोर्टिव नंबर। जैसे अगर हम 31 की बात करें तो 3 और 1 जो है ये सपोर्टिव नंबर है। सपोर्ट कर किया इन्होंने बेसिक नंबर को बनाने में। तो इनका रोल क्या है? इनका रोल है, जब हम बेसिक नंबर की पावर को समझेंगे उसके अंदर इनकी भी हिडन पावर्स होंगी। ठीक है, मान लीजिए आपका बेसिक नंबर है 5, मतलब आपका जन्मदिन है 5 और एक तरफ जन्मदिन है 14। बेसिक नंबर इधर भी 5 आएगा। जैसे आज क्या है, विराट कोहली का बेसिक नंबर डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1988, उसका बेसिक नंबर है 5 और आज की डेट का भी बेसिक नंबर है 5। 1 + 4 5। यहां पर सिर्फ इस 5 का ही असर होगा, पर इस 5 के अंदर 1 और 4 दोनों की पावर होंगी। यानी जब हम नंबर्स को पढ़ेंगे, प्लानेट ये नंबर से सिग्निफिकेशंस को पढ़ेंगे, तो ये जो ये वाला 5 है इसमें 1 और 4 इन दोनों को भी हम हिडन रूप में ले लेंगे। यानी कि जब हम असर की बात करेंगे तो 5 का असर, जो विराट कोहली वाला 5 है उसका सिंपल 5 है, पर जो ये वाला 5 है इसके अंदर 1 की भी पावर है और 4 की भी पावर है। या फिर 1 की भी प्रॉब्लम होंगी, 4 की भी प्रॉब्लम होगी, मतलब जो भी नफा नुकसान होगा 1 और 4 का वो यहां पर भी एड ऑन हो जाएगा। इसीलिए इसे सपोर्टिव नंबर बोलते हैं कि ये मिलकर इसको बनाते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सपोर्टिव नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वीक हो गई। वीक और स्ट्रांग से कोई लेना देना नहीं है। पावर पूरी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिडिक्शंस में इसका कोई बहुत मेजर यूज नहीं है। पर यस, जब हम बेसिक नंबर की पावर को पढ़ेंगे उसके अंदर हिडन पावर ऑफ सपोर्टिव नंबर भी आ जाएंगे। यानी कि ये 5 सिर्फ 5 नहीं है, ये 1, 4 एंड 5 है। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन भी है तो ज्यादा इस पे वो मत कीजिएगा कि क्या होगा कैसे होगा, ये सब मत कीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं पावर, पावर ऑफ बेसिक नंबर। ये ज्यादा पावरफुल है, यानी कि आपकी जो डेट है वो ज्यादा पावरफुल है, या फिर डेस्टिनी नंबर ये ज्यादा पावरफुल है। क्या ज्यादा पावरफुल है? बेसिक नंबर की ज्यादा पावर है या डेस्टिनी की पावर ज्यादा है? तो पावरफुल दोनों ही है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। पर बिफोर ट्रांसफॉर्मेशनल एज, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशनल एज आपका बेसिक नंबर इज मोर पावरफुल। बिफोर ट्रांसफॉर्मेशनल एज बेसिक नंबर इज मोर पावरफुल। मोर पावरफुल या फिर इफेक्टिव लिख सकते हैं, यानी कि आपके बिहेवियर पर, आपके डिसीजन मेकिंग पावर पर, आपके पेट जो भी आप काम करना चाहते हैं या आप काम करते हैं, जो भी आप स्टेप्स लेते हैं रिलेशनशिप में, प्रोफेशन में, वहां पर बेसिक नंबर ज्यादा पावरफुल होगा। पावरफुल या फिर इफेक्टिव। डेस्टिनी नंबर की पावर कब ज्यादा होती है? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशनल एज। Basic number is more powerful, more impactful, more effective before transformational age. Destiny number is more powerful, more effective after transformational age. Basic is before transformational age, destiny is after transformational age. ये समझ में आ गया आपको?
अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल एज होता क्या है ना? ये अभी हम करेंगे ना। पहले ये समझ में आ गया कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशनल एज योर बेसिक नंबर इज मोर पावरफुल, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशनल एज योर डेस्टिनी इज मोर पावरफुल। ये तो क्लियर है ना? तो जिनके कैमरा ऑन है वो थम्स अप या यस करके बता देंगे, तो मुझे लगेगा कि लोग सुन भी रहे हैं मेरी बात, है ना? नहीं तो आजकल लोग सुनते कहाँ हैं किसी की बात। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है कि ट्रांसफॉर्मेशनल एज होता क्या है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल एज? ट्रांसफॉर्मेशनल एज वो एज है जब आपका डेस्टिनी नंबर बिकम्स मोर पावरफुल। तो बात तो वहीं की वहीं रह गई कि फिर ट्रांसफॉर्मेशनल एज क्या है, इसको हम देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एज आपकी लाइफ में अचीव होता है, यानी कि आप किसी एक एज पर पहुंचते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है फ्रॉम बेसिक टू डेस्टिनी, यानी कि आपका बिहेवियर एकदम से बेसिक से डेस्टिनी में स्विच हो जाता है। और मजे की बात यह है कि आप सब लोगों को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल एज कब आता है। आप लोगों ने कभी ना कभी ये डायलॉग बोला या सुना जरूर होगा कि तुम बदल गए। ये कब बोला जाता है बताइए, कब बोला और सुना जाता है? तुम बदल गए, है ना? शादी के बाद। सिंपल सी बात है भाई, शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, शादी के बाद तुम ऐसे हो गए हो। शादी के बाद तो तुम्हारे पास बहुत टाइम होता था, शादी के बाद मतलब शादी से पहले तुम तो बहुत प्यार से बात करते थे, अब तुम हमेशा गुस्से में बात करते हो। शादी से पहले हम घूमने भी जाया करते थे, अब तो घर से ही बाहर निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। शादी से पहले तुम ऐसे करते थे, शादी के बाद ये होता है ना। तो यस, भगवान ने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है कि शादी के बाद लोग बदल ही जाते हैं। जो भी कंप्लेन करता है ना आपको, आप करते हैं किसी को या कोई आपको करता है कंप्लेन, तो वो बेचारा सही बोल रहा है कि आप बदल चुके हैं। पर ये इंटेंशनल बदलना नहीं होता है, आप अनइंटेंशनली बदलेंगे ही बदलेंगे, ये प्रकृति का नियम बनाया हुआ है। पर अब से आपको शादी से पहले कौन कैसा होगा, शादी के बाद कौन से रूप में बदलेगा, आपको पता चल जाएगा, ताकि आप प्रिपेयर रहें, है ना? आपको अपनी शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, तो आपको पता रहेगा कि उसका नेचर शादी के बाद कैसा हो जाएगा। तो पहला है शादी के बाद, मैरिज। मतलब ये पहली कंडीशन है, मैरिज। आपने देखा होगा ना कि जब हस्बैंड जो हैं अपनी वाइफ को शिकायत लेकर अपने ससुराल पहुंचते हैं कि आपकी बेटी जो है गुस्सा करती है और ऐसे करती है वैसे, तो उनके सास ससुर तो नहीं मानते, वो बोलते हैं कि हमारी बेटी तो ठीक है, आपके यहाँ पे क्या हो गया हमें क्या पता, शादी के बाद इसका बदल गई है, हमें क्या पता। तो दोनों लोग सही बोल रहे हैं, वो बेचारा हस्बैंड भी सही है, पेरेंट्स भी सही है, क्योंकि उन्होंने बदला हुआ रूप नहीं देखा और ये बदला हुआ रूप देख रहा है। तो दोनों ही ठीक है ना? और शिकायतें हो रही है। सेम यही होता है जब हस्बैंड की शिकायत लेके जाते हैं कि आपके बेटे के अंदर ये प्रॉब्लम वो है, ये आदतें खराब है या ये ऐसा है, तो वो बोलते हैं हमारा बेटा तो श्रवण कुमार था, तुमसे शादी करने के बाद क्या हो गया इसे, है ना? ऐसी कंप्लेंट सुनते होंगे आप लोग। तो सब लोग सही है यहाँ पर, हस्बैंड भी सही है, वाइफ भी सही है, पेरेंट्स भी सही है, सब सही है। प्रकृति का नियम है जो किसी को पता नहीं है, आज आपको पता चल गया। तो अब आप लोग कंप्लेन मत कीजिएगा कम से कम। सेकंड कब बदलते हैं? जब कोई अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर देता है। इंडिपेंडेंट बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस का मतलब हो गया कि वो बिजनेस जिसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार और हकदार आप हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी ने बोल दिया कि जाओ बेटा वो बिजनेस में 2 दिन बैठ जाओ जाकर तो आपका बिजनेस शुरू हो गया, वैसा नहीं। बिजनेस ऐसा जिसके प्रॉफिट और लॉस के हकदार आप ही हो। एक सेकेंड मैं जरा रोशनी, हाँ, मतलब जिसके प्रॉफिट और लॉस के हकदार आप हो, चाहे वो आपने आम की ठेली लगाई है, करेला बेच रहे हैं आप परचून की दुकान खोल ली आपने, पान की शॉप खोल ली, या फिर गाड़ियां बेच रहे हैं आप, लग्जरी शोरूम है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कुछ भी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंडर में है, उसका प्रॉफिट और लॉस। पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है पर आप अपने हिस्से के लॉस के भागीदारी आप हो।
यहाँ पे जॉब काउंट नहीं होगा और यहाँ पर फ्रीलांसिंग काउंट नहीं होगा। इट शुड बी अ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस सेकंड। थर्ड है, आप में से कई लोगों के पहले ही मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि अगर शादी नहीं हो रही या जॉब ही कर रहे हैं तो फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन एज कभी नहीं आएगा क्या? आएगा। कब आएगा? 30 की एज। शादी, इंडिपेंडेंट बिजनेस या फिर 30 की एज, विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अगर आपकी शादी 21 साल की एज में हुई तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन अचीव हो गया 21 साल में। और ट्रांसफॉर्मेशन एज का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ बुरे से अच्छी या अच्छे से बुरी हो जाएगी। आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। आप एक पर्टिकुलर किसी बिहेवियर पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है ना, वो हो रहा है चेंज। आपकी लाइफ बुरे से अच्छी या अच्छी से बुरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा जिसका आप लोगों को जवाब देना है और उसका जवाब आप बताइएगा मुझे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी एज में हुआ और क्या किस कारण से हुआ। यानी कि अगर जिसकी शादी हुई है 21 साल में तो वो 21 एंड मैरिज लिखेगा। अगर 30 की एज में हुआ है तो वो 30 की एज लिखेंगे सिर्फ। अगर बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस लिखेंगे। तो देखिए, लिखिए, मैं सही और गलत जवाब आपको बता दूंगा कि जिसका गलत जवाब होगा उसका मैं नाम मेंशन कर दूंगा। 30, अभी तक तो सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, यानी कि आज सही से समझ में आ गया है। यस, 30, 24, बिल्कुल। 31 इज रॉन्ग आंसर। 31 किसने लिखा है? दिस इज अ रॉन्ग आंसर। 38 इज रॉन्ग आंसर। 30 और 38 जिसने लिखा है, 31 और 38 रॉन्ग आंसर है। और सब लोगों का सही है, मैं सिर्फ गलत आंसर्स को पकड़ रहा हूँ। तो परफेक्ट है ना? जो अभी अनमेरिड है उसका कोई पंगा नहीं है ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आई गॉट मैरिड 22, यस। 43rd गलत आंसर मिल गया, यानी कि प्रिया जी ने बोला है ये। 3 गलत आंसर अभी तक मिले हैं। 31 इज अगेन गलत आंसर। तो जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, या तो आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। 30, 31, 40 और 38 किसने लिखा था वो बताइए, हाथ उठाइए। शिल्पा जी, आपने क्या जवाब दिया था? सर 38 की एज में वी स्टार्टेड एन एनजीओ। नहीं, इट शुड बी एनी ऑफ दीज। या तो शादी हो जाए, इंडिपेंडेंट बिजनेस, या 30 की एज। तो 30 की एज के बियॉन्ड तो आपका हो ही नहीं सकता ना। विच एवर इज अर्लियर एंड एनी ऑफ वन, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होनी है, कुछ भी हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। ओके सर। ठीक है ना? ग्रेट। तो समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़े। नौकरी स्टार्टेड 23। ग्रेट। चलिए, तो हमने और अगर किसी का बेसिक और नंबर सेम, बेसिक और डेस्टिनी सेम होता है तो वो नहीं बदलता है, उसको ये शिकायत नहीं मिलती है कि तुम बदल गए, है ना। कई लोगों को नहीं भी मिलती है ना शिकायत कि तुम नहीं बदले। उन्हें मिलता है तुम जैसे तो तुम वैसे के वैसे ही हो, अभी भी नहीं बदले। उन्हें ये सुनने को मिलता है, मुझे लगा था शादी के बाद तुम बदल जाओगे पर तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। उन्हें ये सुनने को मिलता है। सुनना सबको पड़ेगा। आप सोचो कि आप कुछ करो नहीं करो, आपको नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना हर किसी को ही पड़ेगा ना। तो ये भी तो सुना होगा ना, कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि तुम अभी तक नहीं बदले, तुम वैसे के वैसे ही हो। बदलो तो प्रॉब्लम, नहीं बदलो तो प्रॉब्लम, है ना। यस, बहुत अच्छा समझ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है जी, धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा? हमें बनाना है वैदिक अंक कुंडली। तो सबसे पहले आप ये जो मैं बना रहा हूं इसको बना लीजिए मेरे साथ साथ। देखिए, ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से कर रहा हूं, मतलब लिख कर और समझा रहा हूं आपको। तो आप लोग भी लिख के समझते रहिए। कुछ पीडीएफ बने हुए हैं पहले से, वो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ई बुक के रूप में वो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको।
पर मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी करते रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। यही आपको ई बुक में मिलने वाला है, तो वहां से और समझ में आ जाएगा। 3 जुपिटर, 1 सन, 9 मार्स, 6 वीनस, 7 केतु, 5 मरकरी, 2 मून, 8 सैटर्न। ये सब लिखना है, जाना है आपको, नंबर भी लिखना है और प्लैनेट का नाम भी लिखना है। 4 राहु, 319675284। ये लिख लिया आपने। अब हमें एक बनानी है कुंडली आप लोगों की, तो कुंडली बनाने के कुछ नियम है, ठीक है। तो हम लोग 3 रूल्स लिखेंगे। हमारी कुंडली उन्हीं 3 रूल्स पे आधारित है, उन्हीं 3 रूल्स में से हमारी कुंडली बनेगी, ठीक है। जब भी आप कुंडली बनाएंगे पहले पहले रूल को फॉलो करेंगे, फिर दूसरे रूल पे आएंगे, फिर तीसरे रूल पे आएंगे, पहले थर्ड रूल पे जंप नहीं करेंगे। स्टार्ट विद फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल एंड देन थर्ड रूल, ठीक है। अगर आपने मिक्स एंड मैच कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिसका कोई फायदा होगा नहीं। तो फर्स्ट रूल है कुंडली बनाने का, राइट ऑल द नंबर्स, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इन अंक कुंडली। एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। तो पहला रूल है हमारा, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इन अंक कुंडली एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। अब सेंचुरी नंबर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ बना देता हूँ, फिर से मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ ही बनाते हैं। 17 सितंबर 1950। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इन अंक कुंडली एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। और लिखेंगे कैसे हम लोग, यहाँ पर आप लोग साइड में बना लीजिए अंक कुंडली, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। 3196752 8 और 4, ठीक है ना। तो जो नंबर जहां पर है उसको लिख देंगे, हमें जो नंबर जहां पर है उसको लिख देंगे एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। सेंचुरी नंबर क्या है, सेंचुरी नंबर है ये 19। अभी क्या सेंचुरी चल रहा है, अभी है 20 सेंचुरी नंबर। जैसे आज है 2025, 14 जनवरी 2025, तो आज है, आज का जो सेंचुरी नंबर होगा वो है 20। तो हमें 19 को नहीं लिखना है, और अगर किसी का जन्म 21st सेंचुरी में हुआ है तो उनके लिए 20 नहीं लिखना है। तो लिख लीजिए, 1 को 1 के बॉक्स में डालेंगे, प्लानिट है सन। 7 को 7 के बॉक्स में डाल देंगे, प्लानिट है केतु। 9 को 9 के बॉक्स में डालेंगे, प्लानिट है मार्स। सेंचुरी नंबर नहीं लिखेंगे, 5 को 5 के बॉक्स में डालेंगे, प्लानिट है मरकरी। 0 कहीं पर आएगा नहीं, है ना? तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इस फर्स्ट रूल को समझने में किसी को कोई दिक्कत? व्हाट इज दिस ग्रिड कॉल्ड लोशो ग्रिड? नहीं, लोशो ग्रिड नहीं है, लोशो ग्रिड आई हैव लेफ्ट 20 years बैक। तो पहला बिल्कुल सिंपल रूल है, हमने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं उसको यहां पर लिख दिया एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर, दिस इज द सेंचुरी नंबर।
ओके, अभी हमें और कुछ भी नहीं करना है, यही करना है बस। तो ये हो गया। सर कैन यू रिपीट हाउ टू मेक दिस ग्रिड? तो अभी वही तो कर रहे हैं हम, रिपीट क्या, अभी पहली बार तो हो रहा है। दिस इज द ग्रिड, ये बना लीजिए, और उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। पहले रूल को समझ लीजिए, राइट ऑल द नंबर्स इन सेंचुरी, इन कुंडली एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको उसी बॉक्स में डालिए। कोई भी नंबर रिपीट होता है उसको डाल दीजिए। अब आते हैं सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या कहता है, ये ध्यान से सुन लीजिए, और जो मैं शब्द लिखूंगा उस पर फोकस कीजिएगा कि मैंने शब्द क्या लिखा है। सेकंड रूल है ऑलवेज, ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर इन अंक कुंडली। ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर इन अंक कुंडली। ठीक है, ये हमारा कुंडली, मतलब ये हमारा नंबर है, अंक कुंडली है, और इधर हम बना रहे हैं। सेकंड रूल क्या है हमारा, ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर, ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर इन अंक कुंडली। तो यहां पर डेस्टिनी नंबर क्या है, बेसिक होता है ये, डेट को बोलते हैं बेसिक नंबर, तो बेसिक इज 1 + 7 8। और डेस्टिनी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर इज 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0, 32 से आया 5। तो हमने क्या लिखा, ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर, तो हम 5 को 5 के बॉक्स में डाल देंगे, तो डबल मरकरी हो गया यहां पर। ये रूल में किसी को प्रॉब्लम कोई? सरल है रूल ये। हाउ टू मेक 1 1, जितने नंबर आ रहे हैं उसको लिखते जाइए ना, है ना। 1 1 को 1 1 के बॉक्स में डाल देंगे, सिंपल है, उसको क्या वो करना है। सेकंड रूल खत्म हो गया हमारा, सेकंड रूल हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रूल के ऊपर। थर्ड रूल थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा इजी होगा समझना। थर्ड रूल है राइट द बेसिक नंबर ओनली इफ इट इज फ्रॉम डबल डिजिट डेट। थर्ड रूल को ध्यान से समझ लीजिए, राइट द बेसिक नंबर ओनली इफ इट इज फ्रॉम डबल डिजिट डेट। यानी कि हमें बेसिक नंबर मूलांक को तभी लिखना है, मूलांक को तभी लिखना है जब हमारा बेसिक नंबर डबल डिजिट डेट से आया हो। डबल डिजिट डेट कौन सी है, 11 से लेकर 19, 21 से लेकर 29 एंड 31, दीज आर डबल डिजिट डेट्स। अगर हमारा बेसिक नंबर इन डिजिट्स, इन डेट ऑफ बर्थ से आया है, तभी उसे दोबारा लिखना है, अदरवाइज उसे लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, तो मोदी जी के केस में बताइए कि क्या बेसिक नंबर है ये सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है? जिनके कैमरा ऑन है वो हाथ से बता सकते हैं, दिस इज सिंगल डिजिट और डबल डिजिट? डबल डिजिट है ना, ये देखिए 1 और 7 17 डबल डिजिट है। सिंगल डिजिट कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 एंड 30, ये सिंगल डिजिट है। डबल डिजिट कौन सी होगी, उसके अलावा सारे नंबर। तो मोदी जी की डेट डबल डिजिट वाली हो गई, तो ये आएगा यस। तो ये डेस्टिनी नंबर यहाँ पर हम, ये बेसिक नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और प्लानेट है सैटर्न। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, है ना, रूल वही रहेंगे 3, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग
5, 11, 1988, ये है विराट कोहली। यहां पर भी हम लोग बनाएंगे कुंडली। विराट कोहली का बेसिक नंबर क्या है? 5। डेस्टिनी नंबर क्या है? 6। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमें रूल से चलना है, हमें पहले रूल से ही शुरू करना है, हमें जंप नहीं करना है जल्दी से। फर्स्ट रूल क्या कहता है? राइट ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर। सेंचुरी नंबर क्या है? दिस इज द सेंचुरी नंबर। तो 51188, तो 5 को 5 के बॉक्स में डाल देंगे। प्लानिट है मरकरी। 11 को 11 के बॉक्स में डाल देंगे। 11 प्लानिट है सन। 88 को 88 के बॉक्स में डाल देंगे। प्लानिट है सैटर्न। ये हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है ना? तो प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरा डेस्टिनी नंबर टोटल करने पे 29 हुआ तो 2 आएगा ना, सिंपल। इसको मास्टर नंबर नहीं कहेंगे, मास्टर मैं हूं अभी, मास्टर मुझे कहेंगे आप लोग, ठीक है ना? मास्टर और कोई नहीं है अभी। तो ये हो गया पहला रूल हमारा खत्म। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? सेकंड रूल है हमारा ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो डेस्टिनी नंबर क्या है इधर? 6। तो 6 को लिख देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग 6 विल बी है। ठीक है, ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर, तो 6 आ गया। थर्ड रूल क्या कहता है? आप देख भी लीजिए रूल, मैं मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है देख लीजिए। ऑलवेज राइट द डेस्टिनी नंबर इन अंक कुंडली। थर्ड रूल कहता है राइट द बेसिक नंबर ओनली इफ इट इज फ्रॉम डबल डिजिट डेट। तो अब ये बताइए कि विराट कोहली का जो बेसिक नंबर है ये सिंगल डिजिट से आया है या डबल डिजिट से आया है? सिंगल से आया, तो क्या इसको लिखेंगे हम लोग? अब नहीं लिखेंगे। तो ये बन गई विराट कोहली की कुंडली, सिंपल, ये वीनस आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड रूल पे हमें तभी जाना है जब हमारी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट वाली हो, अदरवाइज 2 ही रूल्स में हमारी कुंडली बन जाएगी। तो इतना सिंपल हो गया, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं हो सकता, है ना? तो अब आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको क्लास वर्क दूंगा, सिर्फ 3-4 मिनट का होगा वो। लिख लीजिए डेट ऑफ बर्थ। पहली है 07/07/2000। सेकेंड डेट ऑफ बर्थ है 08/08/2008। थर्ड है 11/11/2011। फोर्थ कुंडली है 27/12/1965। और आखिरी कुंडली हो गई आपकी 29 फरवरी 2022। तो ये 5 कुंडलियां हैं। आप लोगों को अगले 3 मिनट में, 2 मिनट में ये 5 कुंडली बना लेनी है। रूल हमारे वही हैं, ठीक है? ये कुंडली के रूल्स वही हैं जो आपने लिखे हैं। और ये गलती मत कीजिएगा कि सीधा थर्ड रूल पे आप जंप करें, पहले फर्स्ट रूल और शुरुआत की 15-20 कुंडली ना रूल्स पढ़ के बना लीजिए, फिर तो आप एक्सपर्ट हो ही जाएंगे ना। उसके बाद तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। इसमें कुआं नंबर क्यों नहीं लिखते योगिता जी? कुआं नंबर जो है ना वो तभी लिखेंगे जब हमें खाई आगे होगी तब, मतलब कुआं खाई इधर नहीं है, कुआं खाई इज नॉट यूज्ड हियर। लोशो ग्रेड के बारे में 2 मिनट बात करेंगे जाते हुए, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द एक्चुअल ट्रुथ बिहाइंड लोशो ग्रेड। ठीक है, तो वो शॉकिंग भी हो सकता है, तो वो शॉक के लिए अभी तैयार रहिएगा। अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर शॉक तो लगते रहेंगे अगली 8 क्लासों में। एवरी डे देयर वुड बी अ शॉक। तो आप लिख लीजिए, मैं टाइमर लगा दूं यहाँ पर ताकि आप लोग समय में अपना ये खत्म कर सकें। नहीं है टाइमर? टाइमर है टाइमर। तो अब ये 3 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ। आप लोग बनाइए कुंडली, चाहे गलत चाहे सही बनाना है आपको। जो समझ में आता है 3 रूल्स को पढ़िए और बनाइए।
चाहे गलत बनाए चाहे सही बनाए, बिना शोर मचाए बनाना है आपने, है ना, शोर नहीं मचाएंगे। चलिए, तो टाइम हो गया ओवर। अब मैं एक एक करके एक एक कुंडली बनाऊंगा, आप लोग मैच कर लीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है ना? कि जिन्होंने सही बनाई है वो तो कर ही नहीं पाएंगे, जिन्होंने गलत बनाया है वो मैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहली कुंडली बनाते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 777 आएगा। ये ठीक बनाए, सही बनाए, सिर्फ और सिर्फ 777 आएगा और कोई नंबर ही नहीं आएगा। ये कुंडली किसने गलत बनाई है वो अपना हाथ खड़ा करें। जिसने 777 को कुछ और लिखा है वो हाथ खड़ा कीजिए अपना। डन है, करेक्ट है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं दूसरी कुंडली पर। दूसरी कुंडली के अंदर हमारा आएगा 88 88। 4 टाइम 8 आएगा कुंडली में और कुछ है ही नहीं कुंडली में। ये ठीक है आप लोगों का, यानी कि आप देख रहे हैं कि कुंडली में सिर्फ सिंगल ही डिजिट है ना? ग्रेट, तो ये भी ठीक है और कोई नंबर ही नहीं है इस कुंडली में। तो आप लोगों ने लगता है रूल्स को पढ़ के ही बनाया है, तभी आप लोग सही बना रहे हैं, मतलब तो बड़ी अच्छी बात है। थर्ड कुंडली में आएगा हमारा, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना देते हैं। थर्ड कुंडली में हमारे रूल्स वही वाले लगेंगे, है ना? तो राइट ऑल द नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम तो 1 आएगा सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं टिकेंगे। डेस्टिनी नंबर है 8, तो डेस्टिनी नंबर आएगा यहाँ पर। बेसिक नंबर है 2 और ये डबल डिजिट से आया है तो इसको हम लोग लिख देंगे। तो 6 टाइम 1
2 and 8 डन है, किसी का गलत नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब कमाल हो गया ये तो 3 कुंडली बना लिया आपने। फिर अब आते हैं हम लोग 4th कुंडली पर, तो 4th कुंडली बना लेते हैं एक बार। 4th कुंडली सलमान खान की है। 4th कुंडली में यही है, सारे नंबर लिखेंगे एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। तो 2 7 1 2 ये आएगा नहीं। अच्छा, सेंचुरी नंबर का यूज सिर्फ डेस्टिनी नंबर का टोटल करने के लिए होता है, उसके बाद नहीं। फिर 6 और 5, फिर इसका डेस्टिनी नंबर भी 6 है, तो 6 के बॉक्स में दोबारा लिख देंगे। बेसिक नंबर है सलमान खान का 9, तो 9 को यहां पर लिख देंगे। ये बन गई कुंडली सलमान खान की। अब इसमें किसी ने गलती की है क्या? सब सही है, तो मतलब कमाल कर रहे हैं आप लोग। जी अनुराधा जी, आपने कौन से वाले में गलती की है? सर 11 हरीश जी ने भी हिम्मत करके हाथ उठाई दिया। बताइए हरीश जी, कौन से वाली गलती की आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2 लोगों ने गलती की है, पर दोनों की आवाज नहीं आ रही है। मैं नहीं नहीं 2011 में हाँ, क्यों गलती की है आपने? वो समझ में ही नहीं आया सर। वो मुझे कैसे मुझे लगा एक एक 6 बार कैसे आएगा। 6 बार आएगा ना, तो पर आपका हाँ। सही है, कुंडली से बनी है आपकी। हाँ, कुंडली सही बनी है। मैंने 4 बार 5 बार लिखा, 6 बार कैसे आएगा, इतनी बार नहीं आ सकता करके मैंने छोड़ अच्छा, दिया मतलब था आपने उसको। सोचा कि ये विश्वास कैसे होता है कि इतनी बार कैसे आ जाएगा। हाँ नहीं हाँ, नहीं आएगा, 7 बार भी आएगा तब भी लिखेंगे। अच्छा तो वो मैंने छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, ऐसे ना कुंडली को बनाना है पूरे। हरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, कविता जी बताइए। सर ये जो लास्ट डेट आपने दिया है 29/2/2000, पर इसको तो अभी हमने बनाया नहीं है ना, अभी बनाएंगे इसको। नहीं मैंने उसका नहीं बनाया क्योंकि 2022 में 29 नहीं आता है ना सर। ओहो, आपने जो है ऐसे कर दिया, मतलब आपने बिल्कुल लॉजिकली आप चले और आपने कुंडली की डेट को ही ये कर दिया कि 22 में तो 29 फरवरी आएगा ही नहीं। हाँ सर, तो आप जो ट्रिक क्वेश्चन है वो समझ गए। थैंक यू पर सर। फिर भी ठीक है, मतलब कुंडली बना के देख लीजिए एक बार क्या आता है, वैसे करके देख लीजिए, है ना। या सर, ये तो हम समझने के लिए बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, आपने सही है नहीं मतलब मैंने सोचा है डेट ही नहीं है तो इसकी कुंडली कैसे बना। ये था, मतलब क्वेश्चन गलत क्वेश्चन था जिसका आंसर कभी सही नहीं हो सकता, या है ना। तो ओके सर। बात पकड़ लीजिए। चलिए, तो पर फिर भी कोशिश करते हैं, ये जिन्होंने भी बनाया होगा 22 के हिसाब से जिन्होंने बनाया होगा, रूल वही लगा के बना के देख लेते हैं एक बार, है ना। जिन्होंने, अब मेहनत तो काफी लोगों ने की है, उनकी मेहनत क्यों बेकार जाने दें। तो 2 9 2, ये वाला 2 नहीं आएगा, 2 और 2, 1 2 1 2 3 4 टाइम 2 और 9, तो 4 टाइम 2 और 9 आ गया। इसके बाद डेस्टिनी नंबर क्या हो गया इसका, 1 2 3 4 5, डेस्टिनी 1 हो गया, और बेसिक हो गया 2, ये दोबारा आ जाएगा, तो 5 टाइम 2 1 और 9, ये बन गई कुंडली 5th। सही है ना। हरीश जी, आपका वो माइक नहीं चल रहा है। ऑल राइट, सब करेक्ट है। तो आप लोग ये करेंगे कि काव्या जी, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। किसी को फॉर इन कुंडली में से किसी ने गलत बनाया है क्या? किसी को ऐसा फॉर्मूला नहीं समझ में आया, गलत बनाई है कुंडली? हरीश जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आपको माइक चेक करना पड़ेगा अपना, वो ऑडियो ऑप्शन में जाकर। संध्या जी, आपने भी गलत बनाया है, क्यों गलत बनाया है? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? संध्या जी, अनम्यूट किया हुआ है आपको मैंने, बोलिए। सर एक्चुअली जो हम लोग डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते हैं तो लाइक फर्स्ट वाली कुंडली में 7 7 2000 है,
So we are हाँ calculating 7 plus 7 plus 14. 4 plus 5, yeah. How is नो it नो 7? 7 Wait, 7 इन 2000 सारा ही कैलकुलेट होगा ना, सारे डिजिट कैलकुलेट होंगे ना। okay. 214 and okay. 3%. ठीक है ना। ये इतने सारे लोग जो है अब सामने आ रहे हैं। और काव्या जी बताइए। सर वो सेकंड में आपने 4 8 लिखा है ना, तो इसमें 3 8 और 1 6 आएगा ना सर? हाँ मुझे भी ऐसे ही, मैंने पहले ऐसा ही बनाया था, फिर मुझे भी थोड़ा सा गलत लगा तो मैंने कहा क्या, रूल्स पढ़ने चला गया मैं वापस से। जब मैंने रूल्स पढ़ के बनाया तो फिर ठीक बन गया। तो हम रूल्स बन के पढ़ाते हैं, जब भी ऐसा डाउट हो तो हम लोग रूल्स पढ़ेंगे और सही बन जाएगी एकदम से कुंडली। तो रूल क्या कहता है हमारा, फर्स्ट रूल इज राइट ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर। ठीक है। और जब हम डेस्टिनी निकालेंगे तो उसमें हम इसको काउंट में लेंगे। ओके ये आपने गलती कर दी है ना। ओके ओके सर, जी ओके थैंक शास्त्री जी बताइए। Last one, fifth one, there should be 4 twos and the destiny should be one number. How is it? How, Should be 4 twos sorry, destiny should be 8, not 1. in last कुंडली। Yes. सर मुझे भी ना यही लगा था, मैंने फिर कैलकुलेटर निकाला, उससे कैलकुलेट कर लिया। देन 2 + 9 + 2 1 2 3 4 5 5 टाइम टूज इनटू But तो do we 10 हो गया। do you include the century number also for that? For Yes, destiny? yes. We will include century number in destiny number. Okay, that's fine. That's the mistake I made. Thank you. तो अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं, सेंचुरी नंबर को नहीं इंक्लूड कर रहे, तो ये गलती हो जाएगी आपसे। सेंचुरी नंबर को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। दीप्ति जी अब तो आपकी गलती सही हो गई होगी, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। सर एक्चुअली थोड़ा सा मेरा ना बीच में आपका कनेक्शन चला गया था, तो आई जस्ट वांटेड टू फिगर आउट ये डबल डिजिट और सिंगल डिजिट का, जैसे 8/8/2008 है जो सेकंड डेट है आपकी, राइट? हाँ जी सर। तो इसके अंदर हम लोग अगर बनाते हैं तो 5, इसके अंदर जो मूलांक है वो भी 8 है और डेस्टिनी नंबर है वो भी 8 है, राइट? तो इसके अंदर हमारे 8 1 2 3 4 5 5 8s आएंगे ना, आपने 4 8s लिखे हैं। मैंने यही सोचा था, पर फिर फॉर्मूले को समझा तो उसके हिसाब से 3 4 ही 8 आ रहे हैं। सर वो मुझे एक बार बताएं, मुझे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्लीज। 3 रूल है ना हमारे। हाँ जी, वो थर्ड तो वाला एक बार फिर से एक एग्जांपल के साथ आप बता दें, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ वो मुझे We will बताएं। write the basic number only if it is from double digit date. This is single digit date. So we will not write that one. If it is, for example, it would have been 17/1/7, then only we would write it. अगर Yes. सिंगल 8 है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? जैसा मोदी जी का। ठीक है सर, ओके। अब हो गया संजय जी, आपका हो गया डाउट क्लियर? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। तो सिंपल है, बहुत ही सरल है। आप कभी भी करेंगे तो रूल्स को पढ़ के करेंगे ना, तो सही रहेगा। रूल्स को अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। डन। ये तो बहुत अच्छी, जल्दी से हो गया। अब बात आती है कि हमने कुंडली बना ली, अब इसका करें क्या हम लोग। कुंडली तो बना ली ना, आपने अपनी कुंडली बना ली होगी सब लोगों ने। आई होप कि आप लोगों ने अपनी कुंडली बना ली होगी। तो अब कुंडली बनाने के बाद होगा क्या, तो कुंडली बनाने के बाद जो भी नंबर आपकी कुंडली में है उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। यानी कि कुंडली जो आपने बनाई है उसके मालिक ग्रह का इफेक्ट आपके ऊपर होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में नंबर 1 है, उसका मालिक कौन है, सूर्य, तो सूर्य का असर आपके ऊपर होगा। अगर आपकी कुंडली में है बुध, तो बुध का असर आपके ऊपर होगा। जो भी नंबर आपकी कुंडली में प्रेजेंट है, आपके नेचर पे, आपके बिहेवियर पे, आपके डिसीजन मेकिंग बिहेवियर में, पैटर्न में, उन सभी का असर होगा। आपके सक्सेस और फेलियर में उन सभी का असर होगा, जो भी आपकी कुंडली में नंबर्स हैं। तो हम लोग अब नंबर्स को पढ़ेंगे। आज सिर्फ 3 नंबर तक जाएंगे, 1 2 3, उसके बाद कल करेंगे हम लोग, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 तक जाएंगे। सिर्फ 2-3 नंबर आज करेंगे, फिर हम लोग कल करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़े हुए अब पता नहीं सर। प्लीज प्लीज प्लीज
फिर से समझाएं डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे। टोटल ऑफ ऑल द डिजिट सिंपल है। तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से। अब मैं आपको जो नंबर नहीं है उसकी बात हम लोग करेंगे। अभी जो चल रहा है कि जो नंबर आपकी कुंडली में है उसका क्या असर होगा आपके ऊपर, बात करता हूं। जो नंबर नहीं है उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं जो आपके पास जाने वाला है, पर पीडीएफ कल मिलेंगे आपको, है ना। आज मत मांगिएगा, कल मिलेंगे आपको पीडीएफ से, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के। मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको पीडीएफ मिलने वाले हैं। सर रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है, बिल्कुल मिलने वाली है। सर मेरा मिस हो गया स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, शुरू से देख लीजिएगा आप, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबका मिस हो जाता है। आपकी तो क्लास ही मिस हुई है, जो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो ये है आपकी, ये आपको डिटेल में जाने वाला है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ आपके लिए और इजी कर देता हूँ कि यहाँ पर ही आपको बना देते हैं इसको। एक सेकेंड, इसको जो है हम्म, 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 हम्म। अच्छा, ये तो आपके पास जाएगा ही जाएगा, ये सारे फॉर्मूलेज तो जाएंगे ही। सपोर्टिव नंबर क्या होता है सारा समझाया हुआ है इसके अंदर, आप लोग देख लीजिएगा। डेस्टिनी नंबर क्या होता है वो भी बताया हुआ है। प्लानेट एंड नंबर्स कि कौन सा प्लानेट कौन से नंबर का मालिक है। 1 का मालिक है सूर्य, मून, चंद्र, जुपिटर, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। So this is not only the numerology. Numerology is not only about the numbers of your uh, house, vehicle or name numerology. It is all about predictions. तो हम लोग planets और मतलब predictions and planets, तो हम लोग planets को और predictions को अच्छे से करेंगे। अब आता है नंबर 1। नंबर 1 आपके बारे में क्या बताता है? नंबर 1 सिग्निफिकेशन करता है सूर्य को, सूर्य सिग्निफाई करता है राजा को। तो नंबर 1 की ये क्वालिटी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर है। क्या क्या क्वालिटीज है? कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है। दे आर ग्रेट लीडर्स। कॉन्फिडेंस बहुत होता है किसी भी काम को करने का। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। बेसिकली एक राजा के क्या कार्य हैं वही कार्य इनके हैं। राजा के क्या कार्य हैं? राजा को अपनी प्रजा को संभालना होता है, रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं, अपने प्रजा के लिए बिजनेस को जनरेट करना होता है। तो दिस इज अ नंबर ऑफ बिजनेस ऑल्सो, ये देखिए बिजनेस नंबर भी है। और क्या करना होता है राजा को? पड़ोसी राज्य से अपनी रक्षा भी करनी होती है। तो मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव होना चाहिए, अपने राज्य में रूल रेगुलेशन लगाना है, और जो रूल रेगुलेशन को ब्रेक करे राजा उसको क्या करता है? उसको पकड़ के तोड़ना। यही राजा का काम है। तो यही नंबर 1 के कार्य हैं। फिर ये लोग डोमिनेटिंग भी होते हैं। नंबर 1 से नेम और फेम भी मिलता है।
दे हैव नेम एंड फेम ऑल्सो। इसके बाद ईगो, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबर्न, ये भी 3 क्वालिटी राजा के अंदर होती है। वही 3 क्वालिटी आपके अंदर ट्रांसफर होगी अगर आपकी कुंडली में नंबर 1 है तो। इगोइस्टिक, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबर्न, ये 3 नेचर, ये 3 चीजें आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है ना। ईगो नहीं होगी तो राजा मतलब वो तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि किसी की भी बातों में आ जाना। ईगो होती है तो थोड़ा सा ईगो हर्ट ना हो जाए राजा का, तो थोड़ा सा उनको रहता है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं काफी ज्यादा ही, स्टबर्न। इसके अलावा ऑलवेज मोटिवेटेड एंड मोटिवेटिंग अदर्स। अगर नंबर 1 आपकी कुंडली में है तो आप लोग हमेशा ही मोटिवेटेड होते हैं एंड मोटिवेटिंग अदर्स, ये भी होता है नंबर 1 की क्वालिटी। ग्रेट है। तो ये थी नंबर 1 की क्वालिटी। अब ये अगर आपकी कुंडली में है तो ये सारे ट्रेड्स आपके अंदर होंगे। अब आपके अंदर सवाल होगा, 1 बार है, 2 बार है, वो भी करेंगे हम लोग, आगे करेंगे, अभी उस पर हम नहीं पहुंच रहे हैं, अभी पहले ये कर लीजिए। इसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, वो सिग्निफाई करता है क्वीन एंड इमोशंस। नंबर 2 सिग्निफाई करता है क्वीन एंड इमोशंस। तो एक क्वीन के अंदर जो क्वालिटीज होंगी, जो एक क्वीन के अंदर क्वालिटीज हैं, या एक क्वीन को आप किस तरीके से देखते हैं, वो आपको नंबर 2 में दिखाई दे जाएगा। क्या क्या चीजें हैं क्वीन के अंदर? अट्रैक्शन होता है, क्रिएटिविटी होती है, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले होते हैं, और इमोशनल होते हैं काफी ज्यादा। तो नंबर 2 के अंदर क्वालिटीज हैं कौन सी? दे आर सेंटिमेंटल, दे आर हाईली सेंटिमेंटल। इमोशंस उनके ना फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं हमेशा ही। दे नीड कॉन्टिन्यूअस पुश। नंबर 1 वाले लोग मोटिवेट करते हैं, इनको मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर दोनों है तो दोनों चीजें होंगी, कभी वो करेंगे भी, कभी मिलेगा भी। यानी कि दिस इज ओनली अबाउट नंबर 2। जब आप कुंडली को रीड करेंगे उसमें सभी नंबरों को देखेंगे। कुंडली को जब रीड करेंगे तो सारे ही नंबर्स को आप लोग देखेंगे। फिर आता है दे आर इमेज कॉन्शियस। नंबर 2 वाले लोग बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कपड़े पहनकर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सारी चीजें नंबर 2 वाले लोग के अंदर होता है। 1 सेकेंड। तो और क्या होगा? दे नीड मोटिवेशन, दे नीड कॉन्टिन्यूस पुश। अब मोटिवेशन और पुश का मतलब मैं बता देता हूं आपको। नंबर 2 वाले लोगों को कैसा चाहिए होता है, मतलब वो आपने सुना होगा ना कि राजा बेटा कर लेगा, आप कर लोगे, आपके अंदर हिम्मत है, मतलब वो वाला पुश, थोड़ा सा पैम्परिंग वाला पुश चाहिए होता है कि आप तो कर ही लोगे, आप बहुत बड़े बहादुर व्यक्ति हो, ऐसे वाला, ये वाला पुश चाहिए होता है। फिर आती है बात अट्रैक्शन एंड क्रिएटिविटी। नंबर 2 वाले लोगों के अंदर आपको अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा दिखाई देगा। दे आर हाईली अट्रैक्टिव पीपल। अट्रैक्शन बहुत होता है, साथ में क्रिएटिविटी भी बहुत होती है। क्रिएटिविटी का मतलब जो भी क्रिएटिव फील्ड है उसके अंदर इनका कोई ना कोई क्रिएटिविटी को लेकर माइंड बहुत अच्छे से एक्टिव होता है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, डेकोरेटिंग हो, डिजाइनिंग हो, कुछ भी। तो ये इनके अंदर रहता है। इसके बाद इनको पैम्परिंग भी चाहिए होती है। पैम्परिंग का मतलब है कि वो आपने सुना होगा ना, तोतली भाषा में बात करना। बाबू ने थाना थाया, नहीं थाया, वो जो तोतली भाषा में
बातें होती है ना, वो इनको पसंद होती है, करना भी और करवाना भी। इनको सुनना और सुनाना पसंद होता है, ये बोले चाहे नहीं बोले, इनको वो पसंद होता है। थोड़ा लाड दिखाना, बेसिकली लाड करना और करवाना इनको पसंद होता है। फिर है इमोशनली पॉजेसिव होते हैं लोग, ये इमोशनली पॉजेसिव होते हैं। अगर इनको इमोशनल पॉजेसिवनेस में वापस से सामने वाले से नहीं मिलता है उतना ही जितना ये दे रहे हैं, और इनको चाहिए होता है कि मुझे तो चाहिए इनका पॉजेसिवनेस और इनका जो अटेंशन के बदले अटेंशन, तो ये बन जाते हैं समटाइम्स अटेंशन सीकर। और अटेंशन सीकिंग में क्या कर जाते हैं, या तो ये जरूरत से ज्यादा प्यार कर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं कि सामने वाले का ध्यान हमारे ऊपर आ जाए। कौन कौन से ड्रामे होते हैं? या जैसे प्यार ज्यादा कर देना कि जो पसंद की सब्जी है वही बनाना, या जो गिफ्ट पसंद है हस्बैंड अपने वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, या फिर वो टाइम, मतलब जो चीज है वो करने लग जाएंगे। मतलब हस्बैंड वाइफ का में भी होता है और वैसे भी होता ही है। या फिर ड्रामा थोड़ा सा, है ना, छोटी सी बात का बहुत बड़ा एक वो बता देना, छोटा सा सिर में दर्द है उसको इतना बड़ा बता देना कि आज तो बचना ही नहीं है, ऐसे वाला। तो ये होता है। ये क्यों करते हैं? इनको अटेंशन चाहिए होता है, जैसे आप अटेंशन देंगे एकदम ठीक हो जाएंगे ये। उसके बाद हो गया दे लव टू टेक पिक्चर, सेल्फी लेना पसंद है, सॉफ्ट स्पोकन है, मृदुभाषी होते हैं, बात करने में अच्छे लगेंगे आपको बहुत ही, स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते, और दे नीड शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग इज मेड फॉर नंबर 2। इन्हीं के लिए, नंबर 2 वालों के लिए शेयरिंग इज केयरिंग बना है। और मदरली इंस्टिंक्ट भी होता है इनके अंदर, दे आर, मतलब उनका जो इमोशन होता है मातृत्वता वाला इमोशन होता है, सबको थोड़ा सा अच्छे से ये केयर करने की कोशिश करते हैं, आसपास सब लोग हों, खुश हों, सब लोग फलें फूलें और बढ़ें, ऐसा इनका नेचर होता है, ऐसा इनका उद्देश्य भी होता है। इसके बाद है हमारा नंबर 3। तो अभी हमने नंबर 2 किया है, नंबर 3 है इट इज ऑल अबाउट गुरु, एडवाइजर। जो भी एक गुरु के अंदर क्वालिटी होती है वो आपको नंबर 3 के अंदर दिखाई देगी। अब आप लोग एक मतलब 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचिए कि जब आप लोग अपने अपने स्कूल में 9th में थे, 10th में थे, तो क्या होता था, क्या रूटीन होता था? आपको गुरु एकदम से समझ में आ जाएंगे कि नंबर 3 क्या है। उस टाइम पे क्या होता है, प्रेयर होने के बाद आप लोग क्लास में आते थे, है ना, क्लास में आने के बाद क्लास टीचर एंटर करते थे, क्लास टीचर एंटर करते थे तो आप रिस्पेक्टफुली खड़े होते थे, उनको ग्रीट करते थे, है ना। अभी तो मैं आया हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं, उस टाइम पे तो रिस्पेक्ट होती थी, मैं ही खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोग बैठे हुए हैं ना। तो उस टाइम पे क्या, इसलिए मैंने 9th 10th का एग्जाम्पल लिया। तो सब लोग खड़े होकर ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बोलते थे। उसके बाद वो परमिशन देके आपको बिठाते थे। तो पहला तो हो गया, आपने रिस्पेक्ट किया। उसके बाद टीचर क्या करते थे, किसी को याद है क्या? कौन सा वो बड़ी वाली वो निकालते थे, रजिस्टर या कुछ भी, अटेंडेंस शीट, है ना। आजकल तो वो ऑनलाइन ही हो जाता है, उस टाइम पे आज भी ऑफलाइन भी, मतलब वैसे भी होता है, मेंटेन्ड होता है। तो वो अटेंडेंस शीट निकालते थे, कौन आया कौन नहीं आया, यानी कि डिसिप्लिन देखते थे। तो रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन। उसके बाद किसने होमवर्क किया नहीं किया, ये सारी बातें हो जाती थी। इसके बाद क्या होता था, टॉपिक के ऊपर ज्ञान शेयर होता था, यानी कि आपको वो नॉलेज और अपने विजडम से पढ़ाते थे, ये सारी चीजें होती थी। यही सारी चीजें नंबर 3 में है। दे आर वेरी वाइज, नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेज सीकर, लीडर और कॉन्फिडेंस। तो वाइज होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन और नॉलेज सीकर, यानी कि नॉलेजेबल तो होते ही है, साथ में नॉलेज उनको ढूंढते भी रहते हैं ये लोग कि कुछ नया मिल जाए। जैसा आपने भी देखा होगा स्कूल के अंदर, जो टीचर थे वो खुद भी कुछ न किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होते थे कि आज हमने ये पढ़ा, आज वो किया। जैसे कि आप में से भी काफी लोग टीचर होंगे, तो जो भी लोग टीचर हैं या एडवाइजर हैं वो कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को बढ़ाते ही रहते हैं, है ना। वही इनके अंदर है। फिर लीडर एंड कॉन्फिडेंस।
इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी और कॉन्फिडेंस है, तभी तो आप जैसे बदमाश बच्चों की क्लास को संभाल पाएंगे, है ना, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर है डिसिप्लिन्ड, और सबसे बड़ी बात है कि दे आर अटैच्ड टू फैमिली, और इनके लिए परिवार प्रायोरिटी पर रहता है। दे आर अटैच्ड विद फैमिली एंड फैमिली इज देयर प्रायोरिटी। कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं, ये सारी बातें शेयर करते हैं अपने फैमिली वालों से, और फैमिली के प्रति कंसर्निंग रहते हैं हमेशा। हाई मोरल वैल्यू, इनकी मोरल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहती है। अंडर द टेबल पैसा लेना और देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पिरिचुअल होते हैं ये, बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल होती है इनकी, ग्रेट मैनेजमेंट स्किल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। डिसीजन विद कंसेंट, इनका जो डिसीजन है वो विद कंसेंट होता है, यानी कि नंबर 1 वाले लोग और इनमें क्या फर्क है, दोनों लीडर है, दोनों कॉन्फिडेंस है, बट नंबर 1 वाले ने डिसीजन ले लिया, ये काम होगा, बस बात खत्म, करना है। नंबर 3 वाले लोग क्या बोलेंगे, ये काम करना है, आपसे कंसेंट लेंगे कि इसमें कुछ आपने भी बोलना है तो बोल दो। तो ये नंबर 3 है। देन दे आर सेटिस्फाइड विद द कंडीशन एंड दे कैन से नो टू टेम्पटेशंस एंड एडिक्शंस। नंबर 3 वाले लोग अधिकतर सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और अपने आप को उसके साथ अडेप्ट कर लेते हैं। जस्टिस लवर होते हैं ये लोग, इनको न्याय चाहिए, अन्याय कहीं पर होगा ये खड़े हो जाएंगे। दे नीड न्याय, जस्टिस लवर, कि न्याय होना चाहिए, चाहे अपना भाई हो, अपना फ्रेंड हो, अपना कोई भी हो, और जैसे को तैसा। कई बार ये न्याय को प्राप्त करने के लिए जैसे को तैसा कर देते हैं। तो आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं? रोज घर में देखती हूँ सर, गुरु बेटी की, और एक बिल्कुल ठीक है ना, 1 इज रूलर, 2 इज नॉट, 2 नंबर इज लीडर। ग्रेट, है ना, है आपके अंदर ये क्वालिटी। अब आप लोगों ने जीवन में वो वाला क्या कहते हैं, ये सुना होगा, बस 2 मिनट और हैं आज की क्लास के, आप लोग परेशान मत होइए, आधे लोग भाग रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। शादी के बाद कौन किसकी सुनेगा, ये सवाल आता है ना, कि शादी हो रही है, लड़का किसकी सुनेगा। लड़की वाले ये पूछते हैं, लड़के वाले क्या पूछते हैं, लड़की किसकी सुनेगी, मायके की तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा या ससुराल की तरफ, ससुराल को अपनाएगी या मायके पे ही ज्यादा ध्यान रहेगा। सेम लड़के के बारे में कि भाई अपने पेरेंट्स ही सुनेगा या हमारी भी सुनेगा, कुछ वो आता है ना इस वाला सवाल। तो इस सवाल का जवाब छुपा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अगर नंबर 3 है तो क्या जवाब है उस बात का, वो समझ लीजिए। और आप लोग ये जिनके कैमरेज ऑन है वो ऑफ क्यों हो गए हैं? ऑफ करके कहीं सो तो नहीं गए आप लोग? कई बार क्या होता है, प्रवचन चल रहे होते हैं तो कैमरा ऑफ है, वो चल रहा होता है, सब लोग सो जाते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में बेसिक नंबर 3 है, अगर आपका बेसिक नंबर 3 है किसी भी व्यक्ति का, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इफ योर बेसिक नंबर इज 3, तो क्या होगा, ये लोग अपने पेरेंट्स ही सुनेंगे। अगर लड़के हैं तो अपने पेरेंट्स ही सुनेंगे, फीमेल हैं तो वो अपने मायके की तरफ ध्यान ज्यादा होगा थोड़ा सा। मतलब ये दे आर श्रवण कुमार एंड श्रवण कुमारी ऑफ देयर पेरेंट्स। इनको अपने माता पिता से ऊपर कोई भी नहीं चाहिए। ये मातृ भक्त हैं, पितृ भक्त हैं, जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। चाहे सही है मतलब गलत तो मैं नहीं बोलूंगा कि गलत में भी सपोर्ट करेंगे, बट ये चाहेंगे कि इनके माता पिता खुश रहें हमेशा, और वो इनकी प्रायोरिटी होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हस्बैंड और मदर में तो लड़ाई नहीं होती, वाइफ और मदर में झगड़ा हुआ और किसी व्यक्ति का नंबर 3 बेसिक है, तो उस झगड़े में वो चाहेगा कि उनकी मदर की बात सुन ली जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वाइफ के साथ गलत करेंगे, बट प्रायोरिटी मदर रहेंगे कि मदर को न्याय मिल, मतलब मदर की तरफ थोड़ा सा बायस्ड हो जाएंगे ये, अगर आपका बेसिक नंबर 3 है तो।
मैं ये नहीं बोल रहा कि इनजस्टिस करेंगे, वाइफ को तंग करेंगे, ये सब नहीं, बट वाइफ को थोड़ा सा प्रायोरिटी पर रखने की, पेरेंट्स को प्रायोरिटी पर रखने की कोशिश करेंगे। सेम अगर किसी फीमेल का बेसिक नंबर 3 है, और स्पेशली उसमें से भी कौन सा 3, 12, 21 और 30 में से ये जो 3 और 30 है, इस पर तो ये बात 200% लागू होती है, इन पर भी होती है, बट इनकी इंटेंसिटी और ज्यादा हाई होती है। ये क्या करते हैं, अगर फीमेल है तो मायके की तरफ ध्यान रहेगा, अगर मायके में कोई भी अड़चन आई तो ये दौड़ के वहां पर पहुंच जाएंगे। दौड़ कर अगर नहीं पहुंच सकते तो इनको पूरी रिपोर्ट चाहिए कि अभी क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा रहता है। अब आते हैं, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है तो क्या होगा। अगर डेस्टिनी 3 है तो हस्बैंड और सॉरी वाइफ और मदर में झगड़ा हुआ तो ये वाइफ को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी कि ये चाहेंगे कि वाइफ की तरफ, जैसे पहले केस में क्या था कि वाइफ और मदर का झगड़ा हुआ तो ये चाहेंगे मदर को न्याय मिले, तो ये वाइफ को समझाएंगे कोई बात नहीं, मदर हैं, बड़ी हैं, उन्होंने हमें कितनी मुश्किलों से पाला, या उनके हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्होंने बहुत मतलब कुछ भी करके ये चाहेंगे कि वाइफ मदर की बात सुन ले। पर अगर किसी का डेस्टिनी 3 है तो वो जो लड़का है वो चाहेगा वाइफ और मदर के झगड़े में कि वाइफ की बात को थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा वो आंक ले, मतलब उनकी बात हो जाए। तो फिर ये कैसे समझाएंगे, मदर को समझाने जाएंगे कि कोई बात नहीं, अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, धीरे धीरे हमारे घर के रूल और रेगुलेशन समझ जाएंगी, रीति रिवाज समझ जाएगी। चाहे शादी को 15-20 साल हो चुके हो तब भी ये बोलेंगे कि अभी तो छोटी है, अभी तो एज ही क्या है, अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे, ऐसे वाला है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये मदर के साथ गलत करेंगे, पर ये थोड़ा सा बायस्ड होंगे वाइफ की तरफ, ठीक है, डेस्टिनी वाले वाइफ की तरफ। इसी तरीके से अगर फीमेल का डेस्टिनी 3 है तो फीमेल को चाहिए कि भाई मेरे अगर हस्बैंड ससुराल में मायके में आ रहे हैं तो उनको तो फूलों की गद्दी, मतलब उनको सर आंखों पे आप सब लोगों को बिठाना चाहिए, उनको पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं होनी चाहिए अगर हस्बैंड आते हैं घर पर तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में नंबर 3 है, ना तो वो बेसिक है ना डेस्टिनी है, पर कहीं से भी 3 आया हुआ है। कुंडली में नंबर 3 है, ना तो ये बेसिक है ना ये डेस्टिनी है, ना तो ये बेसिक है ना ही डेस्टिनी है, पर कुंडली में नंबर 3 है। कहीं से आ सकता है, जैसे डेट से आ गया, 23 से आ गया 3, मार्च का 3 आ गया, या 83, 93, 2003, कहीं से भी आ गया। तो ये करेंगे, ये जो व्यक्ति है ये दोनों तरफ से गालियां सुनेंगे, वाइफ से भी और मदर से भी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे इम्पॉसिबल काम को करने में ये लग जाएंगे। इनको चाहिए कि वाइफ और मदर दोनों एक साथ खुश रहें, मतलब किसी भी चीज पर कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो दोनों में, उस तरफ लग जाएंगे। फिर दोनों को कोशिश करेंगे कि दोनों मान जाएं। दोनों तो नहीं मान सकते ना, आपको तो पता ही है, आप सब लोग मतलब इस स्थिति से गुजरे होंगे, आपको पता ही होगा। तो इनको दोनों तरफ से गालियां पड़ती है। कैसे पड़ती है गालियां? जब ये मदर को समझाने जाएंगे तो मदर बोलते हैं कि जब से शादी हुई है तू तो बदल ही गया है ना, तू हमारी सुनता ही कहाँ है, हमने तुझे कितनी मुश्किलों से पाला है, ये किया, मतलब जो भी होता है वो बोलते हैं। ये बेचारे वहां से थोड़ा सा मायूसी से आते हैं, फिर वाइफ को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वाइफ, आपको तो पता ही है वाइफ के पास कौन सा डायलॉग होता है ना, कि जब तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो तुमने शादी क्यों करी, है ना। तो ये शादी नहीं करते, होता है कि नहीं होता है, डायलॉग बोला जाता है ना। तो ये है, ये गलती किसकी है? इन्हीं की गलती है। ये ऐसा इम्पॉसिबल काम करने के जा रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये अगर फीमेल का हो तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो ना दोनों तरफ बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन कर लेंगी, ससुराल में भी जरूरत है जब, और मायके में भी। पर अगर मेल का है, वो बेचारा गया काम से, उसका तो फिर जिनके पास है वही बता सकते हैं अपना ये दुखड़ा, मैं तो अब क्या ही बोलूं आपको। तो भी गालियां पड़ती है, बैलेंस हो तो भी, है ना। वो तो ठीक है, गालियां तो पड़ेंगी ही। आई लव माई का नहीं, ठीक है अनीता जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हेट करने लग जाएंगे, बट प्रायोरिटी मदर और वो होता है। अगर आपका बेसिक नंबर 3 है तो प्रायोरिटी मदर है,
डेस्टिनी नंबर 3 है तो प्रायोरिटी हस्बैंड है। इसको आप अदर वे मत लीजिएगा कि मैंने आपको बोल दिया कि आप अपनी मदर को या वाइफ को गुस्सा करते हैं, मारते पीटते हैं, या वाइफ जो है वो अपने ससुराल में आके वो गड़बड़ करते हैं, ऐसा नहीं है। एक होता है ना कनेक्शन, नेचुरल रॉ कनेक्शन, वो उधर रहता है ज्यादा। ये बेचारे पिटाई खाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका बेसिक भी थी, मतलब आपकी कुंडली में मल्टीपल ऑफ 3 है, चाहे वो बेसिक डेस्टिनी दोनों ही 3 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3 है, चाहे वो बेसिक डेस्टिनी हो जाए, चाहे वो कैसे भी हो जाए, मतलब कि मल्टीपल 3 आ जाए, एक से ज्यादा 3 हो आपकी कुंडली में, तो क्या होगा, इनकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। लिख लीजिए, डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ, शादी से पहले भी एंड शादी के बाद भी। कुणाल जी को उनका उत्तर मिल गया, तभी उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, है ना। सारे उत्तर मिलेंगे, बस क्लास को ध्यान से करिए। आप लोग किसी एक चीज पर स्टक हो जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो आप लोग अपनी पर्सनल कुंडली पर अगर किसी चीज पे आप अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि मैं तो ये पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, मैं तो आपको 2 मिनट में अग्री करा ही दूंगा, समझा दूंगा, पर अगर आप उधर स्टक हो जाएंगे तो कोई जरूरी चीज छूट जाएगी। तो इनको लाइफ में फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अब वो कैसे डिस्टर्बेंस है, मैरिड लाइफ की बात नहीं हो रही है, फैमिली लाइफ ही डिस्टर्ब रहती है। चाहे शादी से पहले हो, घर में किसी की हेल्थ को लेकर परेशानी हो, एकदम बंटवारा हो जाए, या फिर आप समझिए कि कोई मतलब किसी के रिलेशनशिप के कारण से प्रॉब्लम है, घर में बड़े भाई और भाभी उनका नहीं बनता, तो घर में गृह मतलब कलेश रहता है, मतलब किसी भी चीज को लेकर घर में कोई ना कोई हल्का फुल्का सा, मतलब हल्का फुल्का तो नहीं, प्रॉब्लम रहता ही रहता है। अगर दोनों ही चीजें 3 होती है तो, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 हो गया तो। और अगर ये लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आ जाते हैं तो कई बार ये गुरु नहीं रहते, ये बन जाते हैं गुरु घंटाल। गुरु घंटाल पता है आपको क्या होता है? नहीं पता? पता लग जाएगा धीरे धीरे थोड़े टाइम में, अभी 2-3 क्लासों बाद पता लग जाएगा कि एक होते हैं गुरु और एक होते हैं गुरु घंटाल। ठीक है, तो पता लग जाएगा। बाकी 4 ऑनवर्ड्स हम लोग कल करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन वगैरह हम बात करेंगे भाइयों में। हाँ, कुछ भी होता है भाइयों में ना। तो अभी तक आज हमने जितना किया, आई होप कि अभी तक ऐसा कोई टेक्निकल चीज हमने की नहीं कि आपको कोई डाउट क्रिएट हो ना, सब कुछ इजी जा रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है, स्पेशली जिन्होंने कार्मिक नंबर के बारे में कितने लोगों ने सुना है? एक कार्मिक नंबर का विषय कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। कार्मिक नंबर कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। कुणाल जी ने सुना है और रूमा जी हैं, इन्होंने सुना है। अरे इतने सारे लोग हैं जिनके वीडियो ऑन है, उनको थोड़ा सा। हरी जी आपका तो वो पता नहीं वो है कि नहीं है ना, आपकी आवाज आएगी कि नहीं आएगी अभी भी डाउट में हूं मैं। तो बताइए एक बार, कार्मिक नंबर कौन से होते हैं ये मुझे एक बार बता दीजिए। मैं इसको जो है ये दूसरा पेज कर देता हूँ, लिख देता हूँ। बताइए कार्मिक नंबर कौन से होते हैं? जो अनम्यूट है वो बताइए एक एक करके। कोच निधि शर्मा जी आप बता दीजिए, या रूमा जी आप बता दीजिए। आवाज इधर क्यों आ रही है? एक सेकंड। तो इसमें से आवाज आनी चाहिए, इसमें से आवाज क्यों आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, कौन कौन से हैं कार्मिक नंबर? 19 है, 13, 14, 15। एक सेकंड, इसको ना हटा ही देते हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। हाँ, अब बताइए। सुनाई दे रही है? अब आवाज आ रही है, मैंने ना कुछ। सबसे फर्स्ट तो मैं 19 हाँ 19 है कार्मिक नंबर, और कौन सा है? 13, 13 है। 14। कार्मिक नंबर का मैं समझा देता हूं, पहले हम किस चीज पर बात कर रहे हैं। कार्मिक नंबर आर दोज नंबर्स। क्या होता है कार्मिक नंबर, एक बार वो भी बता दीजिए रोमा जी।
या और कोई? आपकी आवाज कम आ रही है, मुझे ही कम आ रही है कि सबको कम आ रही है, पता नहीं। 1 मिनट सर, मैं अपने मोबाइल से बोलती हूँ। ओके अच्छा, तो दूसरे से और कौन है अनम्यूटेड वो बता दीजिए। योगिता जी, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। सर कार्मिक नंबर का क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन कौन कौन से हैं मैंने ये पढ़ा था कहीं पे। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या होता है वो किसको पता है, वो बता दीजिए कि कार्मिक नंबर का मतलब क्या होता है। हरीश जी, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, आपका तो कार्मिक नंबर आज बिगड़ा हुआ है। शैल आई ट्राई? मेरा आ वैसे गया। माइक अनम्यूट है। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। हाँ अब ठीक है। विवेक जी, मैंने आज ही वीडियो देखी तो उसमें नंबर जैसे 13, 14, 16 और वो तो 21। लिख दिया मैंने, इसका हाँ, मतलब क्या है, ये क्या है तो क्या? मतलब ये है कि जो पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए थे, और डेट्स, इट इज लाइक अ डेट रिडन नंबर। जो पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए थे, तो उसका जो लाइक पीपल पीपल रीपे इन दिस जन्म। पीपल रिपे इन दिस, ओके। अच्छा, ये किसी को पता है क्या कि 19 वाले ने पिछले जन्म में क्या किया था जो इस बार रिपे करना है? किसको पता है इसमें से, बताइए आप में से किसको पता है? नो हाँ, नो नो, किसी को पता है? नहीं, ये तो भाषा नहीं समझ में आएगी, ये भाषा नहीं समझ में आएगी। विनोद जैन जी, बताइए। मिसयूज बताइए। नमस्कार। हाँ, बताइए। 19 में जैसे अगर आपने पिछले किसी रूलर के अगेंस्ट कोई काम किया हुआ है, या आपने ब्रदर्स के अगेंस्ट कोई काम किया हुआ है, तो वो दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बर्थ। वो नहीं है जो पावर का मिसयूज किया हुआ है आपने अपने, हाँ जी, हाँ जी। कि आपको कोई पावर मिला है उसका आपने मिसयूज किया है, तो आपको ये वो कर्म इस का फल जन्म में आपको पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा, और भगवान आपको सेम उसी सिचुएशन में डालेंगे और फिर देखेंगे कि आप उसका मिसयूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही है क्या? डेफ हाँ, डेफिनेटली। ये पक्का यही है ना? और दिखती यही है इसका मतलब कि कार्मिक आपने पिछले जन्म में कुछ पावर का मिसयूज किया। फॉर एग्जाम्पल कि पिछले जन्म में राजा था और मैंने अपनी पावर का मिसयूज करके अपनी प्रजा में लोगों को तंग किया, बगल वाले पड़ोसी राज्य पे आक्रमण कर दिया, उसकी तिजोरी लूट ली, उसके मतलब कि लोगों को जाके तंग किया, उसकी जमीनें हड़प ली, उनकी घर में जो बहू बेटियां थी उनको जाके तंग किया, और ये सब किया। यही हो गया ना, पावर का मिसयूज किया। अब मुझे फिर इस जन्म में भगवान सेम सिचुएशन में डालेंगे और देखेंगे कि अब ये क्या कर रहा है। यही हो गया। तो दिस इज द कार्मिक डेट नंबर। तो मुझे बताइए कि अगर मैंने पिछले जन्म में अपनी पावर का मिसयूज किया, इस जन्म में फिर से पावर मिल गया, फिर मिसयूज करूंगा तो अगले जन्म में फिर से मुझे पावर मिलेगा, फिर भगवान देखेंगे कि मिसयूज, ये साइकिल चलता रहेगा, है ना, जब तक ये पूरा नहीं होगा। यही बात है। एक तो ये भी है, दूसरा ये भी एक है, सेकंड, एक इसी सेकंड, जन्म में। एक ओके, सेकंड, ओके। है ना? मतलब ये मेन तो है ना, ये और तो हम बाद में छुटपुट और कर लेंगे, मेन तो यही ना। ओके। तो ये जो है मुझे पावर मिलता रहेगा जब तक मैं उसका मिसयूज करता जा रहा हूँ। जिस दिन मैंने मिसयूज बंद किया, मुझे पावर मिलनी बंद हो जाएगी। अगर मुझे कहीं से बात पता लग गई, अगर आपको कहीं से बात पता लग गई कि आपका जन्म 19 का है और आप अगर पावर का मिसयूज करोगे तभी आपको पावर मिलेगी, तो मुझे बता दीजिए, आप पावर का मिसयूज करेंगे या सरेंडर करेंगे? ये बता दीजिए, ये मजा है या सजा है? नहीं, अगर मिसयूज करेंगे तो सजा है। मिसयूज कहाँ, वो तो अगले फिर से पावर मिल रहा है ना हमें। हाँ, नहीं, पावर तो मिल रहा है, तो लेकिन कंटिन्यूइंग तो कंटिन्यूइंग गेटिंग पावर मिल बर्थ। रही है, मैं फिर मिसयूज कर दूंगा, फिर पावर मिल जाएगा। नहीं, तो उसमें जनता का विरोध तो मिलेगा ही मिलेगा ना। वो मिलता रहा, मुझे क्या करना जनता से, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन मैं तो अपने अपना कर्म सोच तो रहा आप हूँ ना, ऐड तो हम मैं अपने कर्म ऐड कर रहे हैं। मैं कंटिन्यूसली करता ही रहूंगा, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ब्रह्मांड है, मैं करता ही रहूंगा मिसयूज। तो ये मजा है या सजा है, ये बता दीजिए आप लोग एक बार। नहीं, मैं तो इसको सजा ही मानूंगा। हाँ, वो ठीक है। और बताइए आपको क्या लग रहा है योगिता जी, ये मजा है सजा है? राहुल गांधी का 19 है, वो कहेगा मैं तो मिसयूज करूंगा, अगले दिन मैं फिर किसी कंट्री का मैं राजा बन के पैदा हो जाऊंगा। मजा है सर इसमें, तो फिर वो करेगा ही, दोबारा से करेगा तो पावर्स मिलने के लिए। मजा है ना ये तो, अगर भगवान देख रहे हैं इसको सेम पावर दे रहे हैं तो ये तो मजा है। तो फिर ये कार्मिक नंबर क्या हो गया? सब आई बिलीव कि थोड़ा कार्मिक सा ना, नंबर का बेस ही खत्म हो गया फिर। हाँ, आप क्या बिलीव करते हैं, थोड़ा सा बताइए।
हाँ सर, जैसे जनरली 1 9 होता है तो 1 सन का है और 9 अगर मार्स का है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एग्रेशन भी होगा उस इंसान के अंदर एंड ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट पावर। सो अगर कार्मिक डेट्स, तो सर ये अगर कार्मिक नंबर्स हैं तो कार्मिक डेट्स भी हैं, तो इस नंबर को तो कहीं ना कहीं अपने कार्मिक डेट्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे। वो कर तो रहा है, उसे फिर से राजा बना दिया, करो नहीं में नहीं सर, वो राजा अगर बनता भी है तो उसके साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगे, वो उस पावर को एंजॉय नहीं कर पाएगा नो मैटर व्हाट। तो वो राहुल गांधी तो कर रहा है एंजॉय। सर वो कहाँ एंजॉय कर रहा है, पावर को कहाँ एंजॉय कर रहा है आपको सर? पता है कितना उसको एंजॉय कर रहा है? चार्टेड फ्लाइट है उसकी, इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, जहां मर्जी जिस कंट्री में जाना चाहे एक दिन के अंदर पहुंच सकता है। वो एंजॉय नहीं कर सर रहा तो हम एंजॉय कर रहे हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं? सर सारे 19 वालों का तो ये हर्ष नहीं होता ना, एंड देन मोर कर रहे ओवर हैं वो दीप्ति जी, उसी उस पर आ रहे हैं दीप्ति जी, उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कार्मिक नंबर के हम परिभाषा को समझ लें, जान लें, तो उसके हिसाब से तो 19 वाले को तो मजे ही मजे हैं, उसको सैमसंग का तो कोई सजा वो नहीं है मिल रही है, चार्टर? उसको तो सजा मिल नहीं रही, उसको तो मजे हैं। तो फिर कार्मिक नंबर का पंगा है क्या फिर? ये तो फिर सजा नहीं है, मजा है। देखिए, कार्मिक नंबर वाले जो बातें आपको बताई गई है ना, वो कंप्लीट मिथ है, कोई पिछले जन्म में जाके किसी ने कोई वेरीफाई नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका जन्म इस धरती पर हो गया है तो आप ऑटोमेटिकली कार्मिक डेट के अंदर हैं, चाहे वो फर्स्ट को हुआ हो, चाहे 10th को, चाहे 5 को, चाहे 26 को। सिंपल सी बात है। अगर आपका जन्म किन 2 आधार पर हुआ है उसको समझ लीजिए। पहला आधार है आपकी कर्म और इच्छा। इच्छा के आधार पर भगवान ने आपको धरती पर भेजा, जाओ बालक अपनी इच्छा पूरी करके आओ। बालक ने बोला मुझे पार्क में खेलना है, तो भगवान ने बोला जाओ पार्क में खेलो। बालक आ गया धरती पर, पार्क में खेलते खेलते माया भी है यहाँ पर, तो उसे और भी कुछ करने का मन किया, और भी इच्छाएं जागृत हो गई। अब उन इच्छाओं को पूरा करने में अगर उसने कर्म गलत किए हैं, तो अगले जन्म में कैसे जन्म होगा उसका? भगवान फिर पूछेंगे उसे कि बेटा इच्छा पूरी हो गई सारी तुम्हारी? वो कहेगा नहीं भगवान जी, थोड़ी सी इच्छा रह गई। कौन सी इच्छा रह गई? मुझे बंगले में जाना है। तो भगवान उसे बंगले में भेजेंगे, प्लस उसने जो गलत कर्म किए हैं उसकी भी सजा साथ साथ मिलेगी। तो अब आपका जन्म होगा ऐसे सिचुएशन और कंडीशन में जहां पर आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाए, साथ में आपको कर्मों का फल भी मिलेगा। उस सिचुएशन में चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो 2 हो, डजेंट मैटर, आपका जन्म जब तक होता जा रहा है आप कार्मिक डेट में है। बेचारे राहुल गांधी को अकेले क्यों गाली दे रहे हैं आप? उसने कुछ गलत किया है क्या? आप गलत बात है ना, उसको अकेले को गाली दे रहे हैं, सब लोग कार्मिक डेट में। वो 16 वाले को बोलते हैं कि उसने जाके लड़कियां छेड़ी है, तभी उसको ऐसे में किया है, इसको फिर से लड़कियां छेड़ने का अवसर मिलेगा, तो अब उसको वो होगा। तो ये तो गलत बात है ना। वो बेचारा 16 वाला शरीफ हो, उसने कभी किसी पर स्त्री की तरफ देखा भी ना हो, उसको आप गालियां दे रहे हैं, गलत बात है। तो कार्मिक डेट और कार्मिक नंबर्स आर कंप्लीटली बेसलेस एंड मिथ, ठीक है। और ये कौन से में होता है? जो लोशो ग्रेड है ना, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, इसमें पढ़ाया जाता है बेसलेस चीजें जिसको आप कभी भी वेरीफाई कर ही नहीं सकते। वो बेचारा 16 वाला रो रो के मर जाएगा कि मैंने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा। आप तो उसे गलत नजर से देखेंगे। राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं कि तूने मिसयूज किया है, वो बेचारा पावर को एंजॉय कर रहा है। तो कार्मिक नंबर इज अ मिथ। ऐसे ही छोटे मोटे मिथ्स के ऊपर, पर ये बहुत बड़ा मिथ था, छोटा मोटा नहीं है। मिथ्स पर हम लोग बात करते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कार्मिक नंबर इज अ मिथ, यस और नो? सर फंसा दिया आपने सबको? नहीं, कहाँ फंसाया है ना। तो कार्मिक नंबर इज अ कंप्लीट मिथ। डन। चलिए, अभी काव्या जी को क्या कहना है कर्म के ऊपर, और सुचित्रा जी को? अच्छा, आप लोग अग्री कर रहे हैं, इसके लिए हाथ उठाया ना, थैंक यू। हाँ सेम सेम सर सेम। ठीक है, थैंक यू, ग्रेट। थैंक यू सर। 14 नंबर कार्मिक क्यों है पता नहीं, क्यों बोलते हैं, वो बावले हैं, वो बोलते हैं। बेचारा राहुल गांधी को कार्मिक नंबर के डेट में समझा दिया, 16 वाले को। आपके घर में भी होंगे ना 16 वाले, 19 वाले, और जिनको न्यूमरोलॉजी आ गई उनको वो गलत नजर से देखते हैं। फिर ये इसके कर्मों का फल है। आप खुद भी तो देखो, आप खुद भी धरती पर हो, आपके भी कर्मों का फल है। आप कोई महान नहीं हो कि आपका मोक्ष ही मिल रहा है अभी। सबके कर्म और सब मिलेगा, इच्छा और कर्म सबका फल मिलेगा, ठीक है। तो लोशो ग्रेड जो है उसको, उसका जो बेस है ना, उसका बेस है सुडोकू। सुडोकू खेला है किसी ने? सुडोकू खेला है किसी ने? सुडोकू खेला है?
सुडोकू में क्या होता है, मिसिंग नंबर को करना होता है कि भैया जो मिसिंग नंबर है उसको भरो, ठीक है। तो मिसिंग नंबर को भरने के लिए सुडोकू गेम है, यही बेस है लोशो ग्रिड का, इसीलिए लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर के पीछे भागते हैं। और क्या बेस है लोशो ग्रिड का वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लोशो ग्रिड जो है 20 साल पहले छोड़ दिया है, और ये मेरा फर्ज है कि आप लोगों को इस कोर्स के अंदर जो आपने अभी ज्वाइन किया है, नॉलेज ऑफ फंडामेंटल ऑफ न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अवेयरनेस भी मिलती रहे। लोशो ग्रिड का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, किसी को पता है क्या? सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात क्या है लोशो ग्रिड की? सम ऑफ 15, है ना, सबका जोड़ एक ही होता है, सबका साथ सबका विकास। यहां से टोटल करेंगे तो 15 आएगा, यहां से करेंगे तो 15 आएगा। तो 2 7 6 8 5 1 4 9 3, ये बन गया लोशो ग्रिड। इसको आप किधर से भी जोड़ेंगे ना 15 आंसर आएगा, क्योंकि ये सुडोकू है। लोशो ग्रिड को इसमें प्रिडिक्शन करने में डाल दिया। इसका काम क्या है, मिसिंग नंबर को फिल करना, इसीलिए लोशो वाले किस काम में लगे हुए हैं, मिसिंग नंबर को भरो। एंड मिसिंग नंबर को हमें भरने की जरूरत नहीं है, ये आपको 2-3 क्लासों बाद समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखी, यहां पर लिखे, यहां पर लिखे, गलत बात है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। और ये बताइए, आज जाते जाते किसी को पैसे कमाने वाली रेमेडी चाहिए क्या, कि एकदम से पैसा आ जाए? एकदम से बताइए, यस कीजिए जल्दी से, कि कल ही हम लोग पैसा कमा लें। यस, तो ध्यान से सुनना है आपको। फिर किस किस को चाहिए पैसे कमाने की रेमेडी? अरे 7 बज गए हैं, आप लोगों ने तो बड़ा लेट कर दिया। किस किस को चाहिए? बस 2-3 लोगों को ही चाहिए पैसे कमाने की। ऐसा होता है, सबको चाहिए, एकदम से नहीं होगा। थैंक यू। अभी बता रहे हैं आपको पैसे कमाने की रेमेडी, वो भी दें तो वो भी आपको लगता है कि नहीं। पैसे कमाने की रेमेडी, चलिए, तो ये जो है ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग इसको समझ सकें और कर सकें। अप्लाई करना जरूरी है, उसके लिए ध्यान से सुनना जरूरी है, ठीक है। करें शुरू। चलिए 1 सेकंड, सबको म्यूट कर देते हैं। और मैसेज बॉक्स ना खोला हुआ है आपके लिए, शायद आप लोग, अच्छा, मीटिंग में भी कर सकते हैं, मतलब मीटिंग ग्रुप चैट और एवरीवन को आप लोग कर सकते हैं मैसेज। तो देवजीत जी को, दया, पायल जी को, प्रज्ञा जी को, शशिकांत जी को, प्रियंका जी को और योगिता जी को, आपको भी पैसा चाहिए एकदम से इंस्टेंट? सबको चाहिए, सबको चाहिए ना पैसा। तो ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है, शोर नहीं मचाना है आपने, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। वीडियो पता नहीं आप लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बड़ा ही सीक्रेटिव है ये, सीक्रेटिव चीज है ये। आप लोग किसी को ऐसे जल्दी से मत बताइएगा, ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। 1 सेकंड में जरा तो कर देता हूँ ऐसे। अब है, हम इसको सुनते हैं, ठीक है। 1 2 और 3। 1 सेकंड, ये आवाज बुक कर रहे हो या फोन पे बुक करवा रहे हो। ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, अगर ट्रेड आप खुद बुक कर रहे हो या फोन पे बुक करवा रहे हो, तो आपकी जो सांस चल रही है ना, जैसे मान लो आपकी लेफ्ट चल रही है सांस या राइट चल रही है, तो उसी साइड से फॉर्म करो। जैसे अगर आपकी राइट चल रही है तो राइट साइड से फॉर्म करो, और लेफ्ट साइड से कॉल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लेफ्ट में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लो आपकी राइट चल रही है, आपने राइट साइड से इनहेल करते हुए कॉल किया, मानो जी मेरे सिल्वर के ऊपर, तो जो चल रही है उसी से इनहेल करते टाइम आपको आ गया समझ में। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो जो सांस चल रही है ना उधर से वो करके फोन करेंगे, तो आपको पैसा लगाना है, सिल्वर खरीदना है, कोई कंपनी का शेयर खरीदना है, तो जो सांस चल रही है उधर से। और जब तक आपका प्रॉफिट ना आ जाए, सांस को छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ा सांस तो लॉस हो जाएगा, ये इसका वो है, मतलब कंडीशन है, ठीक है। तो सबका सब जब तक आपको हो जाए तो ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और 200% है, मतलब इस फॉर्मूले से
मेरे ख्याल से करोड़ों अरबों लोगों ने इस फॉर्मूले से करोड़ों रुपए कमाए हैं। दे ऑल हैव सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में अब कोई भी नहीं है। तो मतलब शेयर मार्केट का तो जो हाल होता है ये अपने मतलब चढ़ा देते हैं। तो आपको कोई डाउट है इसमें तो बता दीजिए। नहीं, इसमें फनी क्या है, फॉर्मूला बताया 200% काम करता है, बस आपने वो करना है, सांस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूले से करेंगे तो एक व्यक्ति जो है वो मतलब उसने एक दिन में ही ये फॉर्मूले को यूज करके 3,000 रुपए कमाए। बस ये था कि वो थोड़ा सा मरते मरते बच गया। उसने फोन किया, उसने बोला कि उठा लो मेरा ये शेयर, और जो शेयर उठा रहा था वो थोड़ा सा बिजी हो गया। इधर सांस रोकी हुई है, सांस रोकना है ना, इधर सांस रोकी, वो बिजी हो गया। तो जब तक वो ट्रेड नहीं दबाएगा, सेल नहीं करेगा, तब तक इसको सांस छोड़ना नहीं है। उसने दबाया ट्रेड कि सर आपके खरीद लिए। उसने कहा बढ़ा हुआ है क्या है, वो बोला कि हाँ बढ़ा हुआ है। उसने कहा जल्दी से बेच दो, उसने बेच दिया और फिर इसने सांस ली। अदरवाइज अगले 5-7 सेकंड का भी लेट हो जाता तो इनकी जान चली जाती। ये आपको करना है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट इसके अंदर, इस वाले फॉर्मूले में? तो अंजू जी को है जी। अंजू जी बताइए क्या डाउट है। हेलो सर, जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप बहुत अच्छे से टीच कर रहे हैं। और अभी तक मैं लोशो ग्रिड के पीछे पड़ी हुई थी, तो आपने एक ही दिन में सारा साफ कर दिया वो तो एनीवेज जो भी आप सिखा रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। बट मेरा डाउट ये है सर कि जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए तो वर्क करेगा, बट लाइक आई हैव जस्ट लास्ट ईयर मैंने जॉब छोड़ा है। अब आई एम लुकिंग कि मैं नए किस फील्ड में जाऊं, इसलिए मैं आपका ये कोर्स कर रही हूँ। तो हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारे पास भी पैसा आए? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ शेयर मार्केट वाले के लिए नहीं, हर किसी के लिए। आप भी फोन करके करेंगे तो आपका भी पैसा आएगा ना। लाइक मैं अभी कुछ अपना पर लाइक अपना शायद इसकी कंडीशन नहीं समझे। इसमें कंडीशन ये है कि जब तक प्रॉफिट ना आ जाए आपको सांस छोड़ना नहीं है। चाहे वो प्रॉफिट एक दिन में आए, 2 दिन में आए, आधे घंटे में आए, चाहे 15 दिन में आए, प्रॉफिट जरूर आएगा। आपको सांस को पकड़ के रखना है। सर कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे कि अभी मैं ये सीख रही हूँ, सो मेरा पर्पस ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजर या लाइक इस अच्छा, तरीके वो का बना गेट। दूंगा मैं अंजू जी, वो बन जाएंगे आप। ये फॉर्मूला में डाउट है वो भूल छोड़ दीजिए, वो तो मैं बना दूंगा आपको। सर हम अप्लाई किसी से, हमारे लिए क्या टेक्निक होगी उस समय पे? लाइक मैं ऐसे तो नहीं कि कस्टमर का वेट करूंगी लाइक फोन पकड़ के। हाउ विल वी अप्लाई? आप शेयर मार्केट वाले बंदे को फोन करेंगे, ओके अपना अकाउंट खुलवा लेंगे, फिर जब आपको ट्रेड करना है तो सांस लेंगे अंदर, और फिर उसे बोलेंगे कि ये मेरा रिलायंस का शेयर उठा लो। ठीक है, जब वो शेयर उठा लेगा फिर आपको प्रॉफिट का वेट करना है। प्रॉफिट का वेट करना है, चाहे वो 1 घंटे में आए प्रॉफिट, चाहे 5 घंटे में आए, चाहे 5 दिन में आए। आपको सांस को पकड़ के रखना है, सांस नहीं लेना है उस चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई भी हो। सांस ही आपने बंद कर लेना है, नाक बिल्कुल बंद, ट्रेड बंद तो सांस बंद। अब चाहे एक दिन में आपका ट्रेड में प्रॉफिट आए, चाहे 2 दिन में, सांस नहीं लेना है आपने। इसका मेन कंडीशन ये है, सांस ले लेंगे तो फिर लॉस होगा, प्रॉफिट उसकी गारंटी नहीं है। नहीं सर, उन्होंने अभी वीडियो में बोला कि राइट का चल रहा है वो चेक करना है या लेफ्ट का चल रहा वो है तो छोटी सी ये। बात है, सांस को रोकना जरूरी है इनहेल करते हुए। ओके ओके ठीक है, पर ठीक। चाहे वो सांस आपको एक दिन तक रोकना पड़े तो रोकना पड़ेगा। रोक लेंगे एक दिन तक सांस? ओह एब्सोल्युटली नॉट। है ना? कैसे होगा सर? कैसे होगा वो उनसे पूछिए कैसे होगा। मैं तो आगे वो बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमाए हैं लोगों ने, अरबों रुपए कमाए सर हैं। फ्यूज की वर्क करता है कि नहीं करता? व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से? मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज 200% ट्रू। बट सांस अगर आपने छोड़ दिया, ले ली बीच में, अगर आपकी सांस लेने की पावर 1 दिन है, 2 दिन है, 2 दिन तक सांस रोक के रखिए, प्रॉफिट जरूर होगा। और जब तक प्रॉफिट ना हो आपको सांस को नहीं छोड़ना। ये है कंडीशन है। ओके इट्स वेरी टफ। हाँ, टफ तभी तो पैसा आएगा ना। टफ है तो फिर इजी चीजों से कैसे पैसा आएगा, आप समझिए। पैसा भी तो आ रहा है ना। अब एक आपने 1 करोड़ का ले लिया, उसमें 50-50 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, चाहे 3 दिन सांस नहीं ले रहे, वो एक अलग बात है। जान बचे ना बचे, पैसा जरूर आएगा। ओके आई गॉट इट। मैंने और किसी को तो डाउट नहीं है इसमें? चलिए आज तो हो गया, आज का इतना ही। फॉर्मूले में डाउट तो नहीं है, चले आज।
ये मत करिएगा, पता लगे कि आप लोग मुझे फंसवा दे कि ये बोला था सांस छोड़ के रखना है तो प्रॉफिट आएगा, ये सब मत कर लेना आप, ठीक है। ये मजाक नहीं है, ये कई लोग ऐसा ना सीरियसली बोल रहे हैं, डफर लोग हैं वो बोल रहे हैं ऐसा, ताकि मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। राजेश जी, आपको फॉर्मूला आ गया समझ में? है सर, लेकिन मेरे को ये बहुत हार्ड लग रहा है सर। ये ऐसा कोई कर पैसा नहीं सकता कमाना है। इतना इजी थोड़ी है फिर राजेश जी, फिर पैसा आएगा कैसे? वही वही तो जिंदगी कि जान से खेलना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। 2-3 दिन सांस नहीं लेंगे तो आदमी कैसा जिंदा रहेगा? आदमी को पैसा प्यारा रहेगा, जान प्यारी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप बताइए फिर उपाय तो नहीं, आपने सही बात, नहीं आपने बताया सही है। मत जो मत करने करिएगा, वाले ये सब उपाय मत करिएगा, बोलने वाले ना कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं करने वाला नहीं है। आपने बोला है बराबर है। आपने हाँ बताया कोई लोग ऐसे रेमेडी बताते हैं और लोग करने के पीछे भाग जाते हैं। हाँ, आप सोचिए ना कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे आता है, कोई है शेयर मार्केट में काम करने वाला, कोई है आप में से? शेयर मार्केट बराबर में है। कैसे आता है पैसा? ये शंकर पवार जी बताइए, शंकर जी कैसे आता है शेयर मार्केट में पैसा? नॉलेज के ऊपर आता होल्डिंग है पावर सर। तो ज्यादा चाहिए, होल्डिंग पावर जिसकी नॉलेज, ज्यादा है उसको पैसा मिलेगा। ये होल्डिंग पावर ज्यादा चाहिए पर सही समय पे सही शेयर में ना, सांस सही, को होल्ड करने से तो नहीं होगा ना, नहीं नहीं, इससे तो नॉलेज आदमी मर जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। मर जाएगा नॉलेज आदमी। के ऊपर है सर ये। चलिए थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। चलिए, तो आज शुरुआत है, 5 दिन 7 दिन अभी और बचे हैं तो उसमें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज की इतने लोगों की ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा लोग क्या कर रहे हैं, है ना? सांस होल्डिंग पावर। चलिए, तो ये जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था, ठीक है। जगदीश जी, आप मत होल्ड कीजिएगा सांस को, चले गए, इधर गए। संजय जी मत होल्ड कीजिएगा। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि इस तरह के लोग जो है ना मिथ फैला फैला के लोगों को भ्रम कर रहे हैं और ज्योतिष के नाम पर है ना वो कर हाँ, रहे वो हैं। कई बार क्या होता है अपना ना चेक वगैरह दिखा देते हैं कि मैं तो 2 करोड़ हाँ, तो मैं वो 3 गलत करोड़ दिखाते हैं। हाँ, कर रहे हैं ना कई लोग ऐसा, करते हैं सर, करते हैं। जैसे सर इस वाले फील्ड में कर रहे हैं ना कई लोग ऐसा, आपको अपना चेक दिखा रहे हैं कि मैं तो न्यूमरोलॉजी से इतना कमा रहा हूँ। जैसे सर अभी वो लॉटरी वगैरह निकला, सब सब लॉटरी वगैरह निकला, सब उल्लू बना रहे सब लोगों को सर। वैदिक जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है ना सर, वो सबसे बेस्ट और रीजनेबल और जो प्लैनेट्स पे और दशा पे काम करती है रीजनेबल वो। नहीं है, ये बहुत महंगा है, पर मैंने आप लोगों बहुत के हार्ड लिए है। रीजनेबल किया है, हाँ हाँ ताकि आप लोग कम पैसे में भी कम से कम ज्ञान मिल जाए और फिर कर सकें जो भी आपने सही में सर आपका, तो थैंक यू सर। आपका सही में सर आपका जो ज्ञान है उसके हिसाब से जो फी है कुछ भी है सर। बिल्कुल। चलिए, तो अब चलें फिर। आप ग्रेट है सर। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो हमको कार्मिक नंबर के बारे में भी सोचना ही नहीं, क्या बताया? कार्मिक नंबर एंड लोसो ग्रिड के बारे में सोचना ही नहीं। आपने जो हिसाब से एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से हमको भूल जाना है, उसको कुछ करना ही नहीं। और उसको लॉजिकली सोच के देखिए, जो मैंने बोला है वो सही है कि गलत है, उसको लॉजिकली आपको सोच के देखना होगा। हाँ जी, बाकी तो आप इतनी अच्छी तरह से समझाते हो तो आपकी कुंडली हमको पढ़नी पड़ेगी। उसकी फीस 51 लाख रुपए है, सब लोग मिलके देंगे, हैं? इतनी अच्छी सुपर्ब लैंग्वेज, लूसिड लैंग्वेज से समझाते हो। फीस जो है 51 लाख रुपए है, सब लोग मिलके करेंगे, है ना। 250-300 लोग हैं, सब लोग 20-20 हजार भी देंगे तो 51 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भानुमति अय्यर जी बताइए। सर ये इसकी रिकॉर्डिंग कब मिलेगी सर? मैं अभी आप तो कल मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी। हाँ, चलिए अब चले, मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो वो बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, और बहुत अच्छा जोक भी कर लेते हैं, सांस रोक के पैसा कमा लेकर। वो कर रहे हैं, मैं तो बस दिखा ही रहा हूँ आपको। जोक ही तो होता है ये एक्चुअली वो 5 अपन कमाने के लिए आज जिंदगी आदमी अपना डॉक्टर साहब भी है ना, वो थोड़ा सा इसलिए भी है उनका, वो डॉक्टर साहब भी हैं इसलिए भी, डॉक्टर साहब भी